हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं रुद्र, आपका नीट बायोलॉजी एक्सपर्ट। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर हमारा डाइजेशन, जो इस समय हमारे जो नीट का सिलेबस है उसमें से डाइजेशन को हटा दिया गया है, तो यानी कि हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अगर हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन, नीट के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छोटा चैप्टर है, आसान चैप्टर है, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। हम बात करें ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। सबसे पहले हमें अगर किसी चैप्टर को शुरू करना है तो उसमें हम पढ़ेंगे कि कौन से टॉपिक हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है कि कैसे एटमॉस्फेयर से गैस हमारे अंदर क्या करती है, जाती है। अंदर से जो CO2 बना है वो कैसे एटमॉस्फेयर में जाता है, यानी कि वेंटिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर गैसेस के एक्सचेंज की, गैस कैसे एक्सचेंज होता है, सेकंड स्टेप होता है। थर्ड स्टेप होता है गैस कैसा ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फोर्थ होता है गैसेस का एक्सचेंज, ये टिश्यू लेवल पे जब हम जाएंगे तो वहां पे क्या होता है, जो फ्रेश एयर यानी कि ऑक्सीजन होता है उस सेल को दे दिया जाता है, और सेल से जो CO2 बना है सेल के अंदर उसको बाहर निकाल लिया जाता है। तो गैसेस के एक्सचेंज के बारे में हम पढ़ेंगे। फोर्थ हमारा फिफ्थ स्टेप आता है कि इन गैसेस का यूज किया जाता है, सेलुलर रिस्पायरेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये 5 स्टेप क्या होते हैं, हमारे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के होते हैं। ब्रीदिंग का मतलब होता है हम एटमॉस्फेयर से फ्रेश एयर को इनहेल करें और अपने अंदर जो CO2 बना है इस CO2 को एक्सहेल करें। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, ब्रीदिंग कहलाता है। अगर हम ब्रीदिंग के स्टेप की बात करें तो ब्रीदिंग के 5 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का मतलब होता है हम फ्रेश एयर को, एटमॉस्फेरिक एयर को इनहेल करते हैं, उसको नाम देता है वेंटिलेशन। सेकेंड स्टेप आता है गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज का मतलब होता है ये हमने क्या किया, एटमॉस्फेयर से फ्रेश एयर को लिया, फ्रेश एयर कहां पहुंच गया, हमारे लंग्स के अंदर पहुंच गया। लंग्स में क्या है, एलुलाई, छोटे छोटे बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको नाम दिया जाता है एलुलाई। इस एलुलाई में क्या भरे हुए हैं, फ्रेश एयर भरे हुए हैं। अब इसके पास से क्या जाता है, यहां से ब्लड कैपिलरी जाती है। इसके पास से क्या जाती है, ब्लड कैपिलरी। जो एलुलाई होती है उसके पास से बहुत सारी ब्लड कैपिलरी जाती हैं, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज के चारों तरफ जाती हैं। अब ये जो एटमॉस्फेरिक एयर, फ्रेश एयर आया है, इसे क्या करता है, इसे जो बैग लाइक स्ट्रक्चर लाई में फ्रेश एयर भरा है उसको डिफ्यूजन के थ्रू अपने पास ले लेता है, और यहाँ इसके साथ क्या होता है, ब्लड में जो CO2 डिजॉल्व होता है उसको कहाँ भेज देता है, लाई के अंदर भेज देता है। तो ये प्रोसेस कहलाता है गैसेस एक्सचेंज। यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, फ्रेश एयर, ऑक्सीजन ब्लड में चला जा रहा है और ब्लड से क्या CO2 जो है वो एलुलाई में चला जा रहा है। थर्ड स्टेप होता है गैस का ट्रांसपोर्ट। ये जो ब्लड के अंदर है, फ्रेश एयर आया, अब इसको ट्रांसपोर्ट करना है, इसको हर सेल के पास ले जाना है, टिश्यू के पास ले जाना है, तो उसके लिए ब्लड काम आता है। ब्लड क्या होता है, एक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है, एक फ्लूइड मैकेनिज्म की तरह। तो ब्लड काम होता है किसके लिए, गैसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए। किसके द्वारा होता है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा होता है। फोर्थ स्टेप होता है गैसेस का एक्सचेंज। अब ये जो ब्लड है, ब्लड पहुंच गया टिश्यू लेवल पे, या फिर सेल के पास, टिश्यू के पास या फिर सेल के पास। यहां पे क्या होता है कि टिश्यू के अंदर क्या CO2 बने होते हैं, CO2 को बाहर निकाल लेता है और फ्रेश एयर सेल को दे देता है। फोर्थ स्टेप कहलाता है गैसेस एक्सचेंज। फिफ्थ स्टेप होता है O2 का यूटिलाइजेशन, या फिर इसी को नाम दिया था सेलुलर रिस्पायरेशन। अब ये ऑक्सीजन सेल के अंदर चला गया, सेल क्या करेगा, उसको यूटिलाइज करेगा, ब्रेक डाउन करने के लिए ग्लूकोज को, प्रोटीन को और फैट को ये ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन का यूज करेगा। यही स्टेप क्या कहलाता है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसी को आज हम इस वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम बात करें कि कौन कौन से स्टेप होते हैं, ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एलुलर लेयर इज रिलीज्ड आउट। ये पहला स्टेप है, इसको क्या नाम दिया जाता है, वेंटिलेशन। स्टेप फर्स्ट, वेंटिलेशन। वेंटिलेशन कि एटमॉस्फेरिक फ्रेश एयर को क्या कर लिया जाता है, ले लिया जाता है, और जो CO2 वाला एयर होता है उसको बाहर कर दिया जाता है। सेकंड स्टेप आता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 अक्रॉस द एलुलर मेम्ब्रेन। एलुलाई से क्या होता है, O2 को भेज दिया जाता है ब्लड में, और ब्लड से CO2 को भेज दिया जाता है एलुलाई के अंदर। ये क्या कहलाता है, गैसेस का गैस एक्सचेंज।
थर्ड स्टेप होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। फोर्थ स्टेप होता है कि इन गैसों का फिर से क्या होता है? एक्सचेंज होता है। फिफ्थ स्टेप होता है सेलुलर रिस्पायरेशन। क्या होता है? सेलुलर रिस्पायरेशन। यहां पे ही लिखा हुआ है। सेकेंड स्टेप की अगर हम बात करें, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, यानी कि O2 का डिफ्यूजन होता है और CO2 का डिफ्यूजन होता है क्रॉस द सेलुलर मेम्ब्रेन। थर्ड स्टेप होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड। ब्लड जो होती है ये गैसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प करती हैं। फिर फोर्थ स्टेप आता है डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। टिश्यू पे क्या होता है? टिश्यू में जो CO2 बना है इसको दे दिया जाता है ब्लड को, और ब्लड में जो फ्रेश एयर है O2 है उसको सेल के द्वारा ले लिया जाता है। फिफ्थ स्टेप होता है कि जो ये O2 पहुंच गया सेल के अंदर उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ न्यूट्रिएंट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स का ब्रेकडाउन करने के लिए। कैसे हम ये करते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें ब्रीदिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी? ब्रीदिंग की आवश्यकता इसलिए पड़ी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं, इनटेक ऑफ फूड। अब इसका क्या होता है? डाइजेशन होता है। क्या होता है? डाइजेशन। डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होने के बाद ये किसमें टूट गए? माइक्रो मॉलिक्यूल में, जैसे कि ग्लूकोज में टूट गए, एमिनो एसिड में टूट गए और फैटी एसिड में। हमारे फूड में केवल मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं। क्या होते हैं? या तो कार्बोहाइड्रेट होगा, फैट होगा और क्या होगा? प्रोटीन होगा। हमारे जो खाना होता है, हमारा फूड होता है, इसका 3 कंपोनेंट, मेनली 3 कंपोनेंट ही होता है। और भी होते हैं जैसे कि विटामिन होता है, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गए, लेकिन वो मेजर कंपोनेंट नहीं होते हैं। मेजर केवल 3 कंपोनेंट होते हैं। क्या क्या? ग्लूकोज होगा, एमिनो एसिड होगा और फैटी एसिड होगा। अब इसका क्या किया जाएगा? सेल के अंदर इसका इनडायरेक्ट ऑक्सीडेशन किया जाएगा, इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन किया जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ O2। किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसका ब्रेकडाउन किया जाएगा और क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा, सॉरी वाटर बनेगा, एनर्जी बनेगी 38 ATP, जैसे कि हम जानते हैं कितना बनता है? 38 ATP। कितना बने? एनर्जी बनेगा, वाटर बनेगा और क्या बनेगा? CO2 बनेगा। अब ये जो CO2 बना है, ये जो CO2 बना है हमारे ब्लड के अंदर क्या होता रहता है? हमारे सेल के अंदर एक्युमुलेट होता रहता है। अगर ये कंटिन्यूअस एक्युमुलेट होता रहेगा CO2 क्या होता है? एसिडिक मीडियम होता है। अगर बहुत ज्यादा एक्युमुलेट हो जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा? एसिडिक मीडियम हो जाएगा और सेल क्या हो जाएगा? डाई हो जाएगा। सेल क्या हो जाएगा? डाई हो जाएगा, सेल मर जाएगा। तो इस CO2 को निकालने के लिए और यहाँ पे फ्रेश ऑक्सीजन को देने के लिए क्या होता है? पूरा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं। अगर हम बात करें ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, ऑक्सीजन is utilized by the organism to indirectly break down the simple molecule like glucose, amino acid, fatty acid to derive the energy to perform the various activity। अभी हमने बात किया था कि हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों है। ऑक्सीजन क्या काम करता है? इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन करने का काम करता है। किसको? मैक्रो मॉलिक्यूल को, जैसे कि हम बात करें ग्लूकोज को, एमिनो एसिड को, फैटी एसिड को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। जब ब्रेक डाउन करेगा तो वहां से क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगी, ATP मिलेगी। एनर्जी ATP को क्या होता है कि वेरियस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 which is harmful is also released during the above catabolic reaction। क्या होता है कि जो CO2 होता है वो भी रिलीज होता है ड्यूरिंग दी कैटाबोलिक रिएक्शन। कैटाबोलिक रिएक्शन का मतलब होता है जहां पे कोई भी चीज टूटता है उसको नाम दिया जाता है कैटाबोलिक रिएक्शन। ये जो CO2 होता है टॉक्सिक होता है, एसिडिक होता है। अगर ये एक्युमुलेट होता रहेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा? एसिडिटी मीडियम बढ़ जाएगी और वो सेल क्या हो जाएगा? वो टिश्यू क्या हो जाएगा? डाई हो जाएगा। इट इज देयरफॉर एविडेंट दैट CO2 हैज बीन continuously provided to the cell and CO2 produced by the cell is breathing commonly known as respiration। इसीलिए क्या होता है कि कंटिन्यूअस हम फ्रेश एयर, फ्रेश ऑक्सीजन देते रहते हैं और जो सेल के अंदर CO2 बना है उसको हम बाहर निकालते रहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? ब्रीदिंग कहा जाता है। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में अगर नेक्स्ट स्टेप की बात करें कि दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 from the atmosphere with the CO2 produced by the cell is called breathing, commonly known as respiration। क्या commonly कहते हैं हम इसको? respiration कहते हैं।
हमने एटमॉस्फेयर से फ्रेश एयर लिया, हमारे लंग्स के अंदर गया, लंग्स से कहाँ गया, ब्लड में गया, ब्लड से कहाँ गया, CO2 टिश्यू के पास गया, टिश्यू से CO2 निकला है, ब्लड में आया, ब्लड से आया है लंग्स के अंदर, लंग्स से कहाँ चला गया, ये एटमॉस्फेयर में चला गया। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हम बात करें ऑर्गन्स एंड टाइप ऑफ रिस्पायरेशन, जो डिफरेंट एनिमल होते हैं उनके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ क्या होते हैं, रिस्पायरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें मैमल्स की बात कर लें, मैमल्स के अंदर लंग्स प्रेजेंट होता है। हमें फिश की बात कर लें, फिश के अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं। हम बात कर लें रेप्टाइल की बात करें, रेप्टाइल के अंदर भी क्या होते हैं, लंग्स प्रेजेंट होते हैं। हम बात कर लें कि बर्ड के अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ है ऑर्गन की बात करें, किसके अंदर कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है। गिल्स क्या होता है, गिल्स इसके लिए रिस्पायरेशन जो होता है उसको नाम देता है गिल्स रिस्पायरेशन। एक किसके अंदर होता है, ये प्रेजेंट होता है फिश के अंदर। स्किन के द्वारा भी क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। जैसे कि हम बात कर लें फ्रॉग की बात कर लें, अर्थवर्म की बात कर लें। अर्थवर्म मान लें पूरा क्या है, अर्थवर्म है। अर्थवर्म क्या करेगा, अपनी बॉडी से एटमॉस्फेयर से क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है, ये डायरेक्ट अपनी बॉडी से एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे हमारे लिए क्या है कि एक स्पेसिफिक ऑर्गन प्रेजेंट है, हमारे लिए नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल फिर ट्रैकिया है, लंग्स प्रेजेंट हैं। इस पूरे सिस्टम के द्वारा, ऑर्गन सिस्टम के द्वारा क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अंदर जा रहा है और CO2 बाहर निकल रहा है। लेकिन उनके अंदर क्या होता है, पूरी बॉडी एज ए रिस्पायरेशन की तरह यूज किया जाता है। पूरी बॉडी से क्या होता है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता रहता है और उनके अंदर जो CO2 बनता है, ये CO2 रिलीज आउट होता रहता है। तो क्या स्किन भी एज ए क्या होता है, ऑर्गन की तरह यूज किया जाता है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन। इसको नाम देता है क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। थर्ड आता है लंग्स, लंग्स को नाम देता है पल्मोनरी रिस्पायरेशन। फोर्थ आता है ट्रैकिया, ट्रैकिया को नाम देता है ट्रैकियल रिस्पायरेशन। नेक्स्ट आता है बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी से जो रिस्पायरेशन करते हैं उनको नाम देता है बक्कोफेरेंजियल रिस्पायरेशन। एक इसके अंदर पाया जाता है, अगर इसकी बात की जाए, गिल्स होता है फिश के अंदर, स्किन के द्वारा होता है फ्रॉग के अंदर, अर्थवर्म के द्वारा। अगर हम बात करें पल्मोनरी रिस्पायरेशन होता है ह्यूमन के द्वारा। ह्यूमन में बात करें, मैमल्स में होता है, बर्ड में होता है, रेप्टाइल के अंदर होता है। ये होता है ये ट्रैकिया के द्वारा रिस्पायरेशन। इसमें क्या होता है, ट्रैकियल ट्यूब कॉन्टिन्यूअस है, इंसेक्ट के अंदर पूरे फैले होते हैं। इसी ट्रैकिया के द्वारा डायरेक्ट किया जाता है, ऑक्सीजन पहुंच जाता है इंसेक्ट के अंदर। तो आर्थ्रोपोडा के अंदर क्या होता है, ट्रैकियल ट्यूब के द्वारा रिस्पायरेशन होता है। किसके द्वारा, कौन से ऑर्गेनिज्म के द्वारा कैसा रिस्पायरेशन होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा और प्लेटीहेल्मिंथीज एंड एस्केहेल्मिंथीज, ये 5-6 फाइलम ऐसे हैं जिनके द्वारा क्या होता है, जनरल बॉडी सरफेस से रिस्पायरेशन होता है। जनरल बॉडी सरफेस का मतलब होता है उनकी बॉडी से डायरेक्ट क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो जाता है, ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज हो जाता है। तो अगर हम बात करें पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथीज और एस्केहेल्मिंथीज, इन सब में क्या होता है, जनरल बॉडी सरफेस से रिस्पायरेशन होता है। रिस्पायरेटरी ऑर्गन आदि एब्सेंट बट द रिस्पायरेशन टेक प्लेस बाय द जनरल बॉडी सरफेस। किसके द्वारा होता है, जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा होता है। नेक्स्ट आता है एनलिडा। एनलिडा की बात करें, एनलिडा के अंदर एक है मॉइस्ट क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, उसके द्वारा रिस्पायरेशन होता है। नेक्स्ट फाइलम आता है इंसेक्टा। इंसेक्टा की बात करें, उसमें भी कॉकरोच और सिल्क वर्म, तो उनके द्वारा होता है ट्रैकियल ट्यूब के द्वारा। किसके द्वारा, ट्रैकियल ट्यूब के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं प्रॉन। प्रॉन की बात करें, प्रॉन में गिल्स के द्वारा होता है क्योंकि ये एक्वाटिक एनिमल होते हैं। हम बात करें आर्केनिडा या फिर स्पाइडरमैन की, स्पाइडर की, उसके में होता है रिस्पायरेटरी ऑर्गन बुक लंग्स। ये क्या होते हैं, बुक लंग्स होते हैं। ये भी डायरेक्ट ट्रैकिया की तरह कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, बुक लंग। ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं, इनको नाम देता है बुक लंग। एक इसमें होते हैं आर्केनिडा, स्पाइडर के अंदर होते हैं। नेक्स्ट फाइलम की बात करें, मोलस्का है। मोलस्का के अंदर गिल्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट अगर मिकानोडर्मेटा की बात करें, मिकानोडर्मेटा में भी गिल्स प्रेजेंट होते हैं। फिशेस के अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं और टैडपोल है, जो टैडपोल होते हैं उनके अंदर भी गिल्स, जितने भी एक्वाटिक एनिमल हैं, एक्वाटिक एनिमल में सब में लगभग गिल्स ही प्रेजेंट होते हैं। अगर हम फ्रॉग की बात करें, फ्रॉग के अंदर गिल्स भी प्रेजेंट होता है, एक क्यूटिनियस भी करता है, क्यूटिनियस भी रिस्पायरेशन करता है।
नेक्स्ट अगर हम रेप्टाइल की बात करें, रेप्टाइल के अंदर लंग्स प्रेजेंट होता है, बर्ड के अंदर भी और मैमल्स तीनों के अंदर क्या होता है, लंग्स प्रेजेंट होते हैं। आपके एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है, एनसीईआरटी की अगर हम बात करें उसमें जनरल बॉडी सरफेस का एग्जांपल दिया हुआ है, स्पंजेस, सिलेंटेटा एंड फ्लैट वर्म। मॉइस्ट क्यूटिकल का एग्जांपल दिया, मॉइस्ट क्यूटिकल यानी कि स्किन का दिया हुआ है, अर्थवर्म एंड फ्रॉग। ट्रैकियल ट्यूब का दिया हुआ इंसेक्टा, गिल्स का दिया हुआ एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड फिशेस। लंग्स का दिया हुआ रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल्स। ये आपके एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल दिए हैं, इसको आप लर्न कर सकते हैं। ये आपके जो एनिमल किंगडम है वहां पे भी आए होंगे, तो एनिमल किंगडम में सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, तो वहां से इंपॉर्टेंट बन सकता है। क्यों? क्योंकि 2 चैप्टर का यहाँ पे लिंक है, और आजकल जो क्वेश्चन का ट्रेंड है यही पूछा जाता है कि 2 चैप्टर का एक क्वेश्चन मिला के पूछा जाता है। जैसे मान लें यहाँ पे क्या हुआ है कि पूछ लिया गया कि स्पंज के अंदर कैसे रिस्पायरेशन होता है, तो आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम से भी क्वेश्चन आ गया और एनिमल किंगडम से भी क्वेश्चन आ गया, तो 2 चैप्टर को एक साथ लिंक करके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं चार्ट। नेक्स्ट आता है हमें क्या पढ़ना है, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। हमें ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़े हैं तो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। अगर ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, रिस्पायरेटरी पैसेज होता है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक रिस्पायरेटरी पैसेज, सेकंड आता है रिस्पायरेटरी ऑर्गन। फर्स्ट आता है रिस्पायरेटरी पैसेज, सेकंड आता है रिस्पायरेटरी ऑर्गन। रिस्पायरेटरी पैसेज का मतलब होता है जहां पे गैसेस का पाथ बाय व्हिच गैसेस इंटर इन लंग्स, ये क्या कहलाता है, रिस्पायरेटरी पैसेज। और रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या होता है, जहां पे क्या होता है, गैसेस क्या होती हैं, इकट्ठा होती हैं, एक्यूमुलेट होती हैं, और जहां पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, ये क्या कहलाता है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन। अगर हम रिस्पायरेटरी पैसेज की बात करें, ह्यूमन के अंदर सबसे बाहर क्या होता है, हमारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होता है, नोज प्रेजेंट होता है। उसके पीछे हम चलते हैं तो हमारा फेरिंग्स प्रेजेंट होता है, फेरिंग्स के आगे चलते हैं तो लैरिंग्स प्रेजेंट होता है, लैरिंग्स के आगे हम चलते हैं ट्रैकिया प्रेजेंट होता है, ट्रैकिया के आगे हम चलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल, और लास्ट में हमारा क्या आ जाता है, एलुलाई आ जाता है। ये क्या कहलाते हैं, रिस्पायरेटरी पैसेज। इसमें कौन कौन से होते हैं, नोज होता है, नेजल चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट आता है फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, रिस्पायरेटरी एंड एलुलाई, ये क्या कहलाते हैं, रिस्पायरेटरी पैसेज कहलाते हैं। इनका सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले क्या आता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, फिर आता है नोजल चैम्बर, सेकंड आता है फेरिंग्स, या फिर आता है लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई या फिर रिस्पायरेटरी, सिक्स्थ आता है एलुलाई। अगर हम रिस्पायरेटरी ऑर्गन की बात करें तो ह्यूमन के अंदर जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है क्या होता है, लंग्स। लंग्स के द्वारा ही क्या होता है, रिस्पायरेशन होता है। 2 जोन होते हैं, एक होता है वेस्टिबुलर जोन, वेस्टिबुलर जोन में होता है स्किन, हेयर, सेबेसियस ग्लैंड। वेस्टिबुलर जोन का मतलब होता है हमारा नॉस्ट्रिल में क्या हुआ है, एयर इंटर किया है इंटरनल नॉस्ट्रिल के, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से इंटरनल नॉस्ट्रिल के अंदर इंटर किया। अब इंटरनल नॉस्ट्रिल के अंदर जैसे इंटर करता है, ये नॉस्ट्रिल के अंदर कुछ चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, ये यहां से गैस इंटर किया, जैसे ही गैस इंटर करता है यहां पे चैम्बर बने होते हैं, ये क्या है, चैम्बर है। इस चैम्बर में क्या होते हैं, अगर हम अपने नाक को देखें, अपने नेजल चैम्बर को देखें, तो यहाँ पे कुछ सेल प्रेजेंट होते हैं जिसपे क्या होता है कि सेबेसियस ग्लैंड लगे होते हैं। क्या होते हैं, सेबेसियस ग्लैंड होते हैं। कुछ क्या होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारी नाक के अंदर हेयर प्रेजेंट होते हैं। स्किन प्रेजेंट होता है, क्यों, क्योंकि अगर मान लें हम डस्ट वाला एयर ले रहे हैं, हमारे किसी ऐसे एनवायरनमेंट में है जहां पे बहुत ज्यादा डस्ट है, तो ये डस्ट है हमारे लंग्स के अंदर ना चले, हमारे लॉय को ना ब्लॉक कर दे, उसके लिए यहाँ पे क्या होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं, जो कि ट्रैप करने का काम करते हैं। किसको, ये डस्ट पार्टिकल को, या फिर बैक्टीरिया को बात कर लें। इसके अंदर सेबेसियस ग्लैंड लगे होते हैं, सेबेसियस ग्लैंड म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं। अभी म्यूकस क्या काम करता है, कोई डस्ट पार्टिकल आता है, कोई बैक्टीरियल आता है, तो उसको ये ट्रैक करने का काम करता है, ट्रैप करने का काम करता है। सेकंड आता है रिस्पायरेटरी जोन। रिस्पायरेटरी जोन में लगे होते हैं कोइने सेल या फिर टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब होता है यहां पे कुछ इस तरीके से
एयर इंटर यहां पे किया, जैसे ही इंटर करता है, ये हमारा क्या है, ये इंटरनल नॉस्ट्रिल है। इंटरनल नॉस्ट्रिल के अंदर क्या होते हैं, बोनी स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट होते हैं। इन बोनी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जैसे ही गैस इंटर करती है, गैस इंटर की, अब ये इस बोनी स्ट्रक्चर में ट्रेवल करती है। इस बोनी स्ट्रक्चर में क्या करती है, गैस ट्रेवल करती है। अगर मान लें गैस का टेम्परेचर हम ऐसे इन्वायरमेंट में है कि मान लें हम किसी डेजर्ट में है, वहां का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस 55 डिग्री सेल्सियस है, तो ये 55 डिग्री सेल्सियस का जो एयर होगा ये हमारे लंग्स के अंदर अगर पहुंच गया, हमारे लाइफ को क्या कर देगा, पंचर कर देगा, डैमेज कर देगा। ऐसा ना कर पाए, इसके लिए क्या होता है, वेस्टिबुलर जोन होता है। इस जोन में क्या होता है कि गैसेस इंटर करते, मान लें गैसेस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो इसको ठंडा करेगा, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पिलाएगा, ये 37 डिग्री सेल्सियस पिलाएगा। अगर मान लें गैसेस का टेम्परेचर बहुत कम है तो भी क्या करेगा, ये टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करेगा। यानी कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस पे गैसेस को लाने का काम करेगा। क्या, 37 डिग्री सेल्सियस पे। कौन सा, रिस्पायरेटरी जोन। थर्ड आता है ऑल्फैक्टरी जोन। ऑल्फैक्टरी जोन में क्या लगे होते हैं, सिनेडरियन मेम्ब्रेन, ब्राउन बोमेंस ग्लैंड एंड PSCCGE। वेरी इंपॉर्टेंट, PS सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलनर ग्लैंडुलर सिलिएटेड ग्लैंडुलर इपिथेलियम। सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलनर सिलिएटेड ग्लैंडुलर इपिथेलियम, ये क्या काम करते हैं, ये हमारे मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये कुछ इस तरीके से, इस तरीके का सेल होते हैं। इनके ऊपर क्या होता है, सीलिया लगा होता है, छोटे छोटे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ये सीलिया क्या काम करते हैं, ये सीलिया क्या काम करते हैं, जैसे कोई डस्ट पार्टिकल मान लें यहाँ पे ट्रैप नहीं हो पाया, वो और अंदर चला गया, तो ये क्या काम करते हैं, सीलिया होते हैं, ये बाहर की तरफ मूव करते रहते हैं, कंटिन्यूअस बाहर की तरफ मूव करते रहते हैं, बाहर की तरफ मूव करते रहते हैं। इनके ऊपर क्यूटिकल का क्या होता है, लेयरिंग होता है। तो क्या होता है, अगर क्या कोई भी गैसेस यानी कोई भी डस्ट पार्टिकल या कोई बैक्टीरिया कोई भी पार्टिकल आके यहाँ पे अंदर आया तो इससे चिपक जाता है और ये कंटिन्यूअस क्या करते रहते हैं, इसको बाहर फेंकते रहते हैं। तो एज ए डिफेंस मैकेनिज्म के लिए काम करते हैं। कौन सा है, PSCCGE। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑल्फैक्टरी जोन में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, वन पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल डायाफ्राम डायराइनस कंडीशन। अगर दो प्रेजेंट है तो उसको नाम दिया था डायराइनस। तो हमारे ह्यूमन के अंदर क्या होते हैं, एक पेयर में प्रेजेंट हो यानी कि दो हैं तो इसको नाम दिया था डायराइनस कंडीशन पाया जाता है। ओपनिंग आउट अबव दी अपर लिप्स, अपर लिप्स के ऊपर क्या पाए जाते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल पाए जाते हैं। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल लीड टू दी नेजल चेंबर थ्रू दी नेजल पैसेज। ये क्या काम करता है, यहाँ पे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से जाता है नेजल चेंबर के अंदर, किसके अंदर, नेजल चेंबर के अंदर, थ्रू दी नेजल पैसेज। बोथ दी नेजल चेंबर सेपरेटेड फ्रॉम दी ईच अदर बाय दी हेलाइन कार्टिलेज। ये जो नेजल चेंबर होते हैं वो कैसे सेपरेट होते हैं, यहाँ पे एक हेलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, उसके द्वारा सेपरेट होते हैं। इंटीरियर पार्ट ऑफ ईच नेजल चेंबर कॉल्ड नेजल वेस्टिब्यूल which formed by the invagination of the skin during the embryonic development। क्या होता है कि यहाँ पे जो हेलाइन कार्टिलेज होते हैं, हेलाइन कार्टिलेज बनते हैं ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के समय। दिस पार्ट ऑफ द कंटेन हेयर एंड सीबेशियस ग्लैंड, हेयर एंड सीबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। इनका क्या काम होता है, हेयर एंड सीबेशियस ग्लैंड ट्रैप करने का काम करते हैं डस्ट पार्टिकल को और बैक्टीरिया को। ये आप देखेंगे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है तो यहाँ पे देखेंगे एक मेम्ब्रेन इसको दोनों नॉस्ट्रिल को सेपरेट करने का काम कर रही है। ये क्या होता है, एक कार्टिलेज होता है। इन दिस मैनर डस्ट पार्टिकल कैन नॉट इंटर इन, इसलिए जो डस्ट पार्टिकल होता है वो अंदर नहीं जा सकता है। एट सेवरल प्लेस इन द नेजल पैसेज दीज बोन्स फॉर्म द आउटग्रोथ कॉल्ड द
टर्बुनैलिस क्या होता है कि कुछ जगह पे जो बोन होते हैं वो आउटग्रोथ फॉर्म करते हैं, जिसको नाम देते हैं टर्बुनैलिस। ड्यू टू दिस आउटग्रोथ नेजल पैसेज इज लॉन्ग एंड स्पाइरल, इसीलिए जो नेजल पैसेज होता है लॉन्ग होता है और स्पाइरल होता है। दिस हेल्प इन द मेकिंग द टेम्परेचर ऑफ एयर इक्वल टू द बॉडी टेम्परेचर बिफोर इट रीच टू द linings and does not allow the unwanted matters like dust to reach the lungs। अभी मैंने बताया कि ये क्या काम करते हैं, ये जो ये टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। अगर ज़्यादा टेम्परेचर है तो उसको बॉडी टेम्परेचर पे ठंडा करके लाएंगे, अगर ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर है तो उसको क्या करेंगे, ये इसको और गर्म करके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे ले आएंगे। और क्या काम करते हैं, वहाँ पे अगर कोई डस्ट पार्टिकल है उसको भी ट्रैप करने का काम करते हैं। सम पार्ट ऑफ द आउटग्रोथ कंसिस्ट ऑफ olfactory epithelium, इसको नाम दिया सिनेड्रियन मेम्ब्रेन, while the some part of the linked by the pseudo stratified columnar ciliated columnar glandular epithelium। और कुछ पार्ट क्या होते हैं, pseudo stratified columnar ciliated glandular epithelium होते हैं, भी क्या काम करते हैं, ये सीलिया प्रेजेंट होता है, सीलिया कंटिन्यूअस बाहर की तरफ मूव करता रहता है और यहाँ पे अगर कोई डस्ट पार्टिकल आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, उसको बाहर निकालने का काम करता है। ये सीलिया कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। सेकंड पार्ट आता हमारा फायरिंग्स। फायरिंग्स की अगर हम बात करें, दिस इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ये हमारा क्या नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल से हम जाए अगर पीछे जाएं तो जहां पे नॉस्ट्रिल खत्म होता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल और इंटरनल नॉस्ट्रिल जहां पे खत्म होते हैं, वहीं पे एक चेंबर पाया जाता है, एक इस तरीके का चेंबर पाया जाता है, स्ट्रक्चर पाया जाता है, जहां पे क्या होता है, यहां से तो क्या चले गए, यहां से नॉस्ट्रिल वाले पार्ट चले गए, यहां से क्या होते हैं, नीचे से क्या होते हैं, माउथ की जो ओपनिंग होती है, माउथ की जो ओपनिंग होती है, माउथ की ओपनिंग भी वही कॉमन पैसेज पे खुलता, कॉमन पाथ पे खुलता है, जिसको नाम देता है फायरिंग्स। द नेजल चेंबर ओपन इनटू द नेजोफैरिंग्स थ्रू द इंटरनल नॉस्ट्रिल, कहां पे ओपन होता है, ये नेजोफैरिंग्स में ओपन होता है। द नेजल चेंबर ओपन इनटू नेजोफैरिंग्स व्हिच इज ए पोर्शन ऑफ फायरिंग्स, द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। यहां से हवा चली गई, यहां से क्या चला गया, खाना चला गया, दोनों एक जगह इकट्ठा होते हैं, एक जगह मिक्स होते हैं। The nasopharynx open through the glottis by larynx region, इसको नाम देता है ओरोफैरिंक्स, into the trachea, किसमें ओपन होता है, ट्रैकिया के अंदर ओपन होता है। अगर हम बात करें फायरिंग्स के स्ट्रक्चर की, तो फायरिंग्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। एक क्या हुआ, यहाँ पे ये नेजल चेंबर है, यहां से क्या हुआ, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, यहां से एयर इंटर किया, किसमें इंटर किया, नेजल चेंबर के अंदर, नेजल चेंबर के अंदर इंटर करता है। नेजल चेंबर में क्या प्रेजेंट है, ये बोन के आउटग्रोथ प्रेजेंट है, जहां क्या होता है, एयर का मॉडिफिकेशन हो, यानी कि उसका टेम्परेचर डाउन किया जाता है। अब यहाँ पे क्या होते हैं, जीजी सेल प्रेजेंट होते हैं, कुछ सीलिया प्रेजेंट होती है, जो क्या काम करते हैं, डस्ट पार्टिकल को और ये बैक्टीरिया को ट्रैप करने का काम करती हैं। अब यहाँ से हवा कहाँ पे आ गई, ये नेजोफैरिंग्स के अंदर, ये जो आपको पिंक कलर का पार्ट दिख रहा है, इसको नाम दिया जाता है नेजोफैरिंग्स। इस नेजोफैरिंग्स में क्या होता है, ये माउथ की ओपनिंग भी क्या आती है, यहां से आती है, ये माउथ की ओपनिंग है। अब माउथ की ओपनिंग वो खुलती है ओरोफैरिंग्स के अंदर, किसके अंदर, ओरोफैरिंग्स के अंदर। यहां से क्या खाना खाए, खाना गया किसके अंदर, इस ओरोफैरिंग्स के अंदर। फैरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं, सबसे ऊपर नेजोफैरिंग्स, फिर आता है ओरोफैरिंग्स और सबसे ऊपर आता है नेजल कैविटी। इसको मिलाकर नाम दिया जाता है फैरिंग्स। क्या नाम दिया जाता है, फैरिंग्स। ए फैरिंग्स जो होता है कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर होता है। अब यहां से क्या होता है, सबसे नीचे वाले पार्ट पे आए तो इसको नाम दिया जाता है हाइपोफैरिंग्स। हाइपोफैरिंग्स से क्या होता है, एक कॉमन पैसेज निकलता है, एक चला जाता है ग्लॉटिस के अंदर, किसके अंदर, जो एसोफेगस होता है, फूड पाइप होता है, उसके अंदर चला जाता है, वो चला गया एसोफेगस के अंदर। दूसरा चला जाता है ट्रैकिया के अंदर, किसके अंदर, ट्रैकिया के अंदर। ट्रैकिया के अंदर को क्या जाता है, हवा जाती है, ये वो हमारे लंग्स के जाता है। और जो एसोफेगस होता है
वो हमारे स्टमक के पास जाता है। तो एसोफेगस में क्या जाता है, खाना जाता है, और ट्रैकिया के अंदर क्या जाता है, हवा जाता है। ये ट्रैकिया के पर क्या हो, जब हम खाना खा रहे हैं, इस ट्रैकिया में खाना ना चला जाए, उसके लिए यहाँ पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे ही खाना खाए, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर क्या काम करता है, इसे ट्रैकिया को बंद कर देता है। फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये ट्रैकिया को बंद कर दिया। जैसे ट्रैकिया को बंद किया, यहाँ पे क्या खाना क्या हो गया, अंदर चला गया। खाना अंदर चला गया एसोफेगस के अंदर, ट्रैकिया यहाँ पे क्या हो गया, बंद हुआ है। अब यहाँ पे ट्रैकिया इसलिए बंद होता है ताकि खाना ट्रैकिया के अंदर ना चला जाए और लंग्स के अंदर ना चला जाए। अगर लंग्स के अंदर खाना चला जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे ब्लॉकेज हो जाएगा। ये क्या कहलाता है, फायरिंग्स कहलाता है। फायरिंग्स के लिए पॉइंट है कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। नेक्स्ट पार्ट आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स की हम बात करें, कार्टिलेजिनस बॉक्स हेल्प इन द साउंड प्रोडक्शन कैंस कॉल्ड साउंड बॉक्स। ये जो लैरिंग्स होते हैं, ये हमारा क्या है, ये ट्रैकिया है। क्या है, ट्रैकिया है। ट्रैकिया से क्या होता है, ये ट्रैकिया निकला, ट्रैकिया के बाद यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको नाम दिया जाता है लैरिंग्स। इस लैरिंग्स को नाम दिया जाता है साउंड बॉक्स। साउंड बॉक्स। इस साउंड बॉक्स में क्या होता है, बहुत सारे कार्टिलेज लगे होते हैं। ये कार्टिलेज क्या करते हैं, कंटिन्यूअस वाइब्रेट करते हैं। जब यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, हवा अंदर से बाहर जाती है, बाहर से अंदर आती है। जब हम क्या करते हैं, बोलते हैं, तो क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है बोलने के दौरान। तो यहाँ पे गैसेस क्या होती हैं, इंटर करती हैं। और यहाँ पे भी क्या होगा, मेम्ब्रेन होगा। मेम्ब्रेन क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, और जैसे ही वाइब्रेट करता है वहां पे क्या आती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। इसीलिए इसको नाम दिया जाता है साउंड बॉक्स। इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें थायराइड, इसके अंदर थायराइड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ऊपर क्या लगा होता है, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये मान लें ट्रैकिया है, ये हमारा क्या है, ट्रैकिया है। जैसे ही क्या हुआ है, ट्रैकिया है, बगल में क्या हुआ, विंड पाइप, सॉरी एसोफेगस आया हुआ है। ये जैसे ही खाना हम खाते हैं, तुरंत ट्रैकिया को क्या कर देता है, बंद कर देता है। खाना खाए, ट्रैकिया बंद हो गया। खाना खाए, ट्रैकिया बंद हो गया। अब यहाँ जो खाना है वो कहां चला जाता है, बगल से एसोफेगस के अंदर चला जाता है। ये जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है, इसी को नाम दिया था एपिग्लॉटिस। क्या नाम दिया था, एपिग्लॉटिस। और इसके जस्ट पीछे अगर हम ये आगे की तरफ क्या होता है, ट्रैकिया होता है, पोस्टीरियर साइड पीछे की तरफ क्या होता है, एसोफेगस होता है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, खाना खाए, ग्रीन वाला पार्ट क्या कर लेगा, इसको इस तरीके से, मैं ये पहले स्ट्रक्चर इस तरीके से, जैसे ही खाना खाते हैं ये क्या कर लेता है, इसे पूरे ट्रैकिया को कवर कर लिया। ट्रैकिया को क्या कर लिया, कवर कर लिया। अब यहां पे मान ले रहे हैं ये फूड पार्टिकल है। ये क्या है, फूड पार्टिकल है। जो येलो वाला कलर है ये क्या है, फूड पार्टिकल है। अब यहाँ ट्रैकिया कवर हो गई, ये फूड पार्टिकल कहाँ पे चला जाता है, पीछे वाला जो स्ट्रक्चर होता है, एसोफेगस होता है, वहां पे चला जाता है। इसको नाम दिया है एपिग्लॉटिस। क्या नाम देता है, जो फ्लैप होता है इसको नाम देता है एपिग्लॉटिस। अगर हम बात करें लैरिंग्स की, लैरिंग्स के अंदर क्या होते हैं, थायराइड कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, और प्रेजेंट होते हैं कुछ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, कैरेक्नोइड कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे थायराइड मेम्ब्रेन प्रेजेंट, जो थायराइड ग्लैंड होता है वो भी यहीं पे प्रेजेंट होता है। एडम सेपल होता है, इस एडम सेपल के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। During the swelling, glottis can be covered by a thin elastic cartilage, flap called epiglottis, to prevent the entry of food into the glottis. Glottis किसको नाम देता है, जो ट्रैकिया की ओपनिंग होती है, ट्रैकिया की ओपनिंग को नाम देता है ग्लॉटिस। ट्रैकिया की ओपनिंग को नाम देता है ग्लॉटिस। तो ग्लॉटिस को ये कवर करने का काम करता है ड्यूरिंग द swallowing। अगर हम बात करें कौन कौन से कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, एक प्रेजेंट होता है थायराइड प्रेजेंट होता है, लार्जेस्ट कार्टिलेज होता है, क्या काम करता है, थायराइड। लार्जेस्ट कार्टिलेज आप है लैरिंग्स। वेंट्रली ब्रॉड होता है, लेटरली नैरो होता है, और डार्सली इनकम्प्लीट होता है। कैसे, ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ये क्या है, थायराइड कार्टिलेज होता है। ये थायराइड कार्टिलेज, ये वाला जो पार्ट है इसको नाम देता है थायराइड कार्टिलेज। अगर इसको हम देखें आगे की तरफ तो ये चौड़ा होता है, पीछे की तरफ पतला होता है, और अगर बगल में देखें नैरो होता है। क्या होता है, नैरो होता है। सेकंड आता है कैरेक्वाइड कार्टिलेज। ये क्या होते हैं, सिंगल रिंग शेप में होते हैं, कार्टिलेज होते हैं,
डॉर्सली ब्रॉड होते हैं और लेटरली नैरो होते हैं। इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये क्या होते हैं? क्रिकनॉइड कार्टिलेज होते हैं। क्या होते हैं? क्रिकनॉइड कार्टिलेज। थर्ड होता है अरेक्नोइड कार्टिलेज। अरेक्नोइड कार्टिलेज क्या होते हैं? ये कोनिकल शेप में होते हैं। थर्ड आता है हमारा कार्टिलेज ऑफ स्टर्नी। कार्टिलेज ऑफ स्टर्नी क्या काम करता है? स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल कार्टिलेज ऑन दी अरेक्नोइड कार्टिलेज। फोर्थ आता है हमारा कोनिफॉर्म कार्टिलेज। ये किसका बना होता है? इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। किसका? इलास्टिक कार्टिलेज का। ये चार्ट आपको याद नहीं रखना है, केवल एक कॉमन जानकारी के लिए है कि कौन कौन से कार्टिलेज लैरिंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स इज ए साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन विच इज टाइप ऑफ वोकल कार्ड प्रेजेंट। क्या होता है? इसके अंदर वोकल कार्ड प्रेजेंट होते हैं जो कि साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। वोकल कार्ड दो तरीके के होते हैं, फॉल्स वोकल कार्ड एंड ट्रू वोकल कार्ड। जो फॉल्स वोकल कार्ड होते हैं प्रोवाइड मॉइस्चर टू दी ट्रू वोकल कार्ड। यहाँ पे वोकल कार्ड का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या होते हैं? मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन में भी अगर हम बात करें एरेक्नोइड कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, ग्लोटिस प्रेजेंट होता है फॉल्स वोकल कार्ड में। ये क्या काम करते हैं? मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं। और मेम्ब्रेन जहां पे भी क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा, वहां क्या होगा? साउंड का प्रोडक्शन होगा। तो ट्रू वोकल कार्ड एंड फॉल्स वोकल कार्ड। ट्रू वोकल कार्ड क्या करता है? एक्चुअल में वॉइस प्रोड्यूस करता है। एंड फॉल्स वोकल कार्ड क्या काम करता है? मॉइस्चर प्रोवाइड करने का काम करता है टू दी ट्रू वोकल कार्ड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज ट्रैकिया। ट्रैकिया की अगर हम बात करें, ये हमारा लैरिंग्स है। लैरिंग्स वाले पार्ट से एक स्ट्रेट ट्यूब आती है, स्ट्रेट ट्यूब, जिसको नाम देता है लैरिंग्स। ये जो लैरिंग्स होती है एक स्ट्रेट ट्यूब होती है। इसके डॉर्सल सरफेस पे क्या होता है? एक इनकम्प्लीट डॉर्सल सरफेस पे इनकम्प्लीट रिंग प्रेजेंट होता है। कार्टिलेज की रिंग प्रेजेंट होती है। इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट का मतलब होता है, इधर देखिए ये क्या है? इधर से तो कंप्लीट है लेकिन आगे की तरफ ये कंप्लीट नहीं है, तो इनकम्प्लीट रिंग प्रेजेंट होती है। इनकम्प्लीट रिंग क्या काम करती है? इसको कोलैप्स होने से बचाती है। कोलैप्स होने से बचाने का मतलब क्या हुआ? ये जो हमारा कार्टिलेज होता है, ये हमारा ट्रैकिया होता है, कहीं पे भी अगर आप देखेंगे कोई दो लेयर है, एक कोई दो लेयर है। इन दो लेयर के बीच में अगर हम क्या करें? फूंक मारें तो क्या होगा? ये दोनों आपस में क्या आएंगे? पास आएंगे। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जैसे मैं फूंक मार रहा हूं, इसके बीच में वेलोसिटी बढ़ गई। जब वेलोसिटी बढ़ गई तो यहाँ पे हवा का प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। जैसे ही कहीं पे भी हवा का प्रेशर कम होता है तो जो दो लेयर होती है वो आपस में क्या आती हैं? पास आती हैं। जब आपस में पास आएंगी तो क्या होगा? अगर यहाँ पे कोई रिंग नहीं प्रेजेंट होगा तो ये क्या कर जाएगा? कोलैप्स कर जाएगा, आपस में सट जाएगा मेम्ब्रेन। ये पूरा ट्रैक किया। जब आपस में सट जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ पे हम सांस नहीं ले पाएंगे। आदमी के जो एनिमल होंगे उनकी डेथ हो जाएगी। उसके बचाने, कोलैप्स से बचाने के लिए यहाँ पे एक रिंग प्रेजेंट होती है। रिंग क्या काम करती है? कि इसको कोलैप्स होने से बचाती है। ये जो ट्रैकिया होता है, ये ट्रैकिया होता है, 85 लेवल पे क्या होता है? दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक लेफ्ट में एंड राइट में। किसमें? लेफ्ट में एंड राइट में। किस पार्ट में? T5 लेवल पे, थोरेसिक 5 पे क्या होता है? लेफ्ट एंड राइट लोब में डिवाइड होता है। ये हमारा लंग्स है। लंग्स में क्या हुआ है? लैरिंग्स है। लैरिंग्स में ट्रैकिया है। ट्रैकिया के ऊपर क्या प्रेजेंट हुए हैं? सी शेप के कार्टिलेजिनस रिंग, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट हुए हैं। यहाँ पे ये ट्रैकिया डिवाइड होता है T5 लेवल पे। T5 पे डिवाइड हुआ लेफ्ट में एंड राइट में। सबसे पहले बनाता है ब्रोंकाई, से फिर बनाता है ब्रोंकियोल। से कंटिन्यूअस क्या होते हैं? डिवाइड होते रहते हैं। ब्रोंकियोल के बाद बनाता है टर्मिनल ब्रोंकियोल। टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद बनाता है सबसे लास्ट में एल्वेओलाई। एल्वेओलाई क्या होता है? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या? बैग लाइक स्ट्रक्चर। दो लोब में डिवाइड होता है, लेफ्ट एंड राइट। जो लेफ्ट लोब होता है, लेफ्ट लोब, इसके अंदर क्या होते हैं? दो लेफ्ट जो लंग्स होता है इसके अंदर दो लोब प्रेजेंट होते हैं, और जो राइट लंग्स होता है इसके अंदर 3 लोब प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर कितने लोब प्रेजेंट होते हैं? 3 लोब प्रेजेंट होते हैं। एक लोब, दो लोब और 3 लोब। राइट लंग्स के अंदर 3 लोब और लेफ्ट लंग के अंदर
दो लोब प्रेजेंट होते हैं, क्या कहलाता है? लंग्स कहलाता है। ये हमारा क्या होता है? रिस्पायरेटरी ऑर्गन होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, जो हमारा लंग्स होता है, लंग्स के अंदर दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं। एक को नाम देता है विसरल प्लूरा एंड दूसरे को नाम देता है पेराइटल प्लूरा। जो हमारा लंग्स होता है एक थोरैसिक चेंबर के अंदर क्या होता है? सिचुएटेड होता है। ये हमारा लंग्स है। ये लंग्स के चारों तरफ क्या पाए जाते हैं? थोरैसिक चेंबर पाए जाते हैं। थोरैसिक चेंबर का मतलब होता है इस लंग्स के चारों तरफ क्या होते हैं? एक बॉक्स में एक बॉक्स में पैक होता है। इस बॉक्स को नाम देता है थोरैसिक चेंबर। इस थोरैसिक चेंबर को बनाने का काम करते हैं हमारे रिब्स करते हैं, हमारी वर्टिब्रल कॉलम करते हैं, हमारे जो स्टर्नम होते हैं वो करते हैं। सारे मिलकर क्या बनाते हैं? इंटीरियर की तरफ अगर हम देखें तो डायाफ्राम प्रेजेंट होता है, ऊपर की तरफ क्या होते हैं? ट्रैकिया प्रेजेंट होते हैं। ये सारे आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? एक थोरैसिक चेंबर बनाते हैं। इसी थोरैसिक चेंबर में हमारा लंग्स सिचुएटेड होता है। अब ये लंग्स कैसे सिचुएटेड होता है, अगर इसकी अगर हम बात करें तो एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। एक क्या है? एक है, मान लें ये थोरैसिक चेंबर है। ये पूरा क्या है? थोरैसिक चेंबर है। बॉक्स क्या है? थोरैसिक चेंबर है। इस थोरैसिक चेंबर से सटे हुए, इस थोरैसिक चेंबर से मान ले रहे हैं क्या है? ये हमारा लंग्स है। इस थोरैसिक चेंबर से क्या होते हैं? जो लंग्स के वाल होते हैं ये सटे होते हैं। ये थोरैसिक चेंबर के वाल से लंग्स का जो आउटर लेयर होता है ये सटा होता है, और जो इनर लेयर होता है ये इससे दूर होता है। इसके दो मेम्ब्रेन होते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन एंड एक इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उसको नाम दिया जाता है पेराइटल प्लूरा। जो इनर मेम्ब्रेन होता है उसको नाम देता है विसरल प्लूरा। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो सटा होता है थोरैसिक चेंबर से, और जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो किससे सटा होता है? लंग्स के वाल से सटा होता है। अब इसके बीच में कुछ फ्लूइड पाए जाते हैं। इन दोनों वाल के बीच में क्या होते हैं? कुछ फ्लूइड पाए जाते हैं। इसके बीच में फ्लूइड पाए जाते हैं, इसको नाम दिया जाता है विसरल प्लूरल फ्लूइड। क्या नाम देता है? प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड क्या काम करता है? इस लंग सरफेस को ये फ्रिक्शन से बचाने का काम करता है। तो यहाँ पे दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, विसरल प्लूरा एंड पेराइटल प्लूरा। कभी कभी क्या होता है? किसी बैक्टीरियल इंफेक्शन की वजह से या फिर किसी और वजह से ये विसरल फ्लूइड जो होता है, ये पेराइटल फ्लूइड, इसका अमाउंट बढ़ जाता है। इसको नाम दिया जाता है, एक बीमारी होती है जिसको नाम देता है प्लूरियासिस। प्लूरियासिस की उसकी वजह से क्या होता है कि जो प्लूरल फ्लूइड होता है उसका अमाउंट बढ़ जाता है, जिसको कहते हैं कि लंग्स में पानी भर गया। उसको लंग्स में पानी भरना ही क्या कहलाता है? ये प्लूरियासिस कहलाता है। पानी क्या भरता है? यही जो प्लूरल फ्लूइड होता है इसका अमाउंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। दी ट्रैकिया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्सरी एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय द इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग। किसके द्वारा सपोर्ट होते हैं? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग के द्वारा। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग के द्वारा। On the dorsal side, tracheal muscles are present. These muscles are involuntary and they helpful in the forceful breathing and dilate the trachea. क्या कहते हैं? डॉर्सल साइड में ट्रैकियालिस मसल प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं। कैसे ब्रीदिंग होती है इसकी बात अभी हम करने वाले हैं। ब्रीदिंग हमारे अंदर कैसे होती है? जहां पे भी ब्रीदिंग होगी, ब्रीदिंग के लिए जरूरी है कि क्या हो कि वहां पे वॉल्यूम कम हो, वॉल्यूम कम और ज्यादा हो। जैसे कि कभी भी गैसेस का एक्सचेंज तब होगा जहां पे कि प्रेशर डिफरेंस होता है। मान लें हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा है और हमारे लंग्स में प्रेशर कम है, तो अब प्रेशर हवा कहां से कहां मूव करती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। तो हाई प्रेशर कहां है? एटमॉस्फेयर में है। लो प्रेशर कहां है? हमारे लंग्स में है। तो हवा कहां जाएगी? एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स के अंदर चली जाएगी। अगर मान लें हमारे लंग्स में प्रेशर ज्यादा है, एटमॉस्फेयर में कम है, तो हमारे लंग्स से हवा क्या निकलेगी और कहां चली जाएगी? एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। इसी मैकेनिज्म पे कि हमारा रिस्पायरेशन वर्क करता है। कैसे? जो थोरैसिक चेंबर होते हैं इसका वॉल्यूम क्या होता रहता है? घटता बढ़ता रहता है। कैसे घटता बढ़ता रहा है? इसके अंदर कुछ मसल्स पाए जाते हैं, जैसे कि इंटरकॉस्टल मसल्स हो गए, डायाफ्राम हो गए, हमारे रिब्स हो गए, वर्टिब्री हो गए।
ये सारे क्या काम करते हैं, जो थोरेसिक चेंबर होता है उसकी वॉल्यूम को घटाने बढ़ाने का काम करते हैं। जो हमारा लंग्स होता है ये मस्कुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसके अंदर कोई मसल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, एक स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होता है, स्पंज की तरह बना होता है। तो इसके वॉल्यूम में अपने आप से क्या हो सकता है, घट बढ़ नहीं सकता है। अगर इसके वॉल्यूम में घटाना बढ़ाना है तो क्या हो चाहिए, ये किसी और के साथ बढ़ेगा। किसके साथ बढ़ता घटता है, ये बढ़ता है थोरेसिक चेंबर के वॉल्यूम के साथ। इसीलिए जो इसका मेम्ब्रेन होता है थोरेसिक चेंबर के मेम्ब्रेन के साथ बाइंड होता है। अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी पैसेज की, कैसे हवा मूव करती है, सबसे पहले इंटरनल नॉस्ट्रिल के एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से जाती है वेस्टिबुलर पैसेज में। सेकंड है जाती है नेजल चेंबर में, नेजल चेंबर से जाती है इंटरनल लेयर से जाती है नेजोफेरिंक्स से फेरिंक्स के अंदर, फेरिंक्स से ट्रैकिया से प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी या फिर सेगमेंटल ब्रोंकाई, टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स, टोटल प्राइमरी ब्रोंक्यूल से टोटल ब्रोंक्यूल की तरफ। ये जो होता है इसको नाम दिया जाता है रिस्पायरेटरी जोन। यहां से लेकर यहां तक जो पार्ट है इसको नाम देता है रिस्पायरेटरी जोन। क्या नाम दिया था, रिस्पायरेटरी जोन। कहां पहुंच गई, प्राइमरी ब्रोंक्यूल के अंदर पहुंच गई। इस प्राइमरी ब्रोंक्यूल से कहां एंटर करती है, रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल में, रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल से एलुलर में, एलुलर से कहां करती है, एलुलर सैक के अंदर, एलुलर सैक से एलुलाई के अंदर, एलुलाई के अंदर फाइनली पहुंच जाती है। इसको नाम देता है एक्सचेंज जोन। क्या नाम देता है, एक्सचेंज जोन। ये पूरा क्या कहलाता है, रिस्पायरेटरी पैसेज, रिस्पायरेटरी पैसेज। नेक्स्ट है हमारा लंग्स में सबसे पहले कैसे इंटर करता है, इंटरनल नॉस्ट्रिल से एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से नेजल चेंबर, इंटरनल नॉस्ट्रिल से फायरिंग्स में, फायरिंग्स से लैरिंग्स से ट्रैकिया से ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल से किसमें इंटर करता है, टोटल ब्रोंक्यूल से सेगमेंटेड ब्रोंक्यूल से एलुलाई के अंदर इंटर कर जाता है। पूरा क्या कहलाता है, रिस्पायरेटरी पैसेज। इसका डायग्राम होता है। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एलुलाई। एलुलाई जो होती है एक बैग लाइक की स्ट्रक्चर होती है, बैग लाइक की स्ट्रक्चर। इसी के अंदर क्या होते हैं, जो हवा होते हैं, एयर होते हैं, वो एक्युमुलेट होते रहते हैं। एयर क्या होते हैं, इसी के अंदर एक्युमुलेट होते हैं। इसके चारों तरफ क्या पाई जाती है, इसके चारों तरफ यहाँ पे कैपिलरी पाई जाती है। कैपिलरी क्या काम करती हैं, ये फ्रेश एयर को लेते हैं और यहाँ से जो बैड एयर यानी CO2 वाला एयर होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, उसमें से CO2 को इसके अंदर छोड़ देती हैं। इसके चारों तरफ क्या होते हैं, कैपिलरी का जाल प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग, जो एलुलाई होती है इसको क्या नाम देता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग। क्यों, क्योंकि जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है वो एक्चुअलिटी में कहां हो रहा है, इसी एलुलाई के अंदर हो रहा है। अगर हम बात करें नंबर्स की तो लगभग 300 मिलियन इन बोथ लंग, दोनों लंग्स में कितने होते हैं, लगभग 300 मिलियन एलुलाई प्रेजेंट होते हैं। हैविंग 2 टाइप ऑफ सेल कॉल्ड नीमोसाइट। इनके अंदर 2 तरह के सेल होते हैं, जिनको नाम देता है नीमोसाइट। ऑन द आउटर साइड येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट। इसके बाहर येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं गैसियस एक्सचेंज के अंदर। इसके अंदर सिंपल स्क्वायमस इपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं। जहां पे भी सिंपल स्क्वायमस सेल प्रेजेंट होगा, ये सिंपल स्क्वायमस सेल क्या करता है कि गैसेस के एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करता है। यहाँ पे डिफ्यूजन होता है, क्यों, क्योंकि एक सिंगल लेयर होता है, पतली लेयर होती है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, गैसेस का एक्सचेंज आसानी से हो जाता है। अगर हम बात करें निमेटोसाइट सेल की, निमेटोसाइट 2 तरह के होते हैं, निमोसाइट 1 एंड निमोसाइट 2 है, ये आप लोग पढ़े होंगे टिश्यू के अंदर। अगर निमोसाइट 1 की बात करें कैसे होते हैं, न्यूमरस स्मॉलर हेल्प इन द गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज में सबसे पहले कौन सा हेल्प करता है, निमोसाइट 1 होते हैं। जो निमोसाइट 1 सेल प्रेजेंट होते हैं ये नाम दिया था निमोसाइट 1। इसके अंदर छोटे छोटे पोर प्रेजेंट होते हैं, इसी पोर से क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, गैसेस का डिफ्यूजन होता है। अगर निमोसाइट 2 की बात करें, ये कम नंबर में होते हैं लेकिन लार्ज होते हैं, सिक्रेट लेस्थिन,
और लेस्थेन क्या काम करता है, सर्फेक्टेंट की तरह काम करता है। यहाँ पे जो सरफेस टेंशन है, यहाँ पे जो एक्सचेंज गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पे एलॉय डैमेज ना हो जाए उसके लिए नीमोसाइड 2 होता है जो कि सर्फेक्टेंट की तरह यूज किया जाता है। लेस्थेन इज फास्फोलिपिड सर्फेक्टेंट रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ द एलॉय। क्या काम करता है, एलॉय के सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने का काम करता है। एंड कीप द एलॉय ऑलवेज द रिमेन ओपन फॉर द और इफिशिएंट गैसियस एक्सचेंज। क्या काम करता है, जैसे कि अगर मान ले रहे हैं ये पूरा क्या है, स्ट्रक्चर एलॉय है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, एलॉय है। इस एलॉय के अंदर पहले क्या भरा हुआ, ऑक्सीजन भरा हुआ है। ऑक्सीजन जैसे ही निकला तो इसके अंदर एक खाली हो गया। जैसे ही खाली होगा तो हो सकता है क्या हो जाए, ये चिपक जाए। अगर ये चिपक गए तो यहाँ पे क्या ये दोबारा खुल पाएंगे, नहीं खुल पाएंगे। क्यों, क्योंकि इसको चिपकने के बाद ये आपस में खुल नहीं पाएंगे। इसको खुलने के लिए क्या हो, इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे नीमोसाइड 2 सेल प्रेजेंट होते हैं जो कि लेस्थेन का सिक्रीशन करते हैं। और लेस्थेन यहाँ पे सरफेस टेंशन को मेंटेन करने का काम करता है। सरफेस टेंशन यहाँ पे जब ज्यादा क्या होगा तो ये आपस में जैसे गैस खाली हो गए तो आपस में क्या होते हैं, ये चिपकते नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता हमारा लंग्स। नेक्स्ट स्ट्रक्चर लंग्स। अगर लंग्स की बात करें तो हमारा क्या है, प्राइमरी ऑर्गन होता है, रिस्पिरेटरी ऑर्गन। इसके अंदर 2 लंग्स प्रेजेंट होते हैं, एक लेफ्ट लोब एंड राइट लोब। जो लेफ्ट लोब होता है ये इसके अंदर 2 लोब प्रेजेंट होते हैं, एक ये लोब ऊपर एक नीचे। जो राइट लोब होता है, राइट लंग्स होता है, इसके अंदर 3 लोब प्रेजेंट होते हैं जिसको नाम देता है सुपीरियर लोब, मिडिल लोब एंड इंफीरियर लोब। सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर। सबसे ऊपर सुपीरियर लोब होता है, बीच में मिडिल लोब एंड सबसे छोटा नीचे की तरफ इंफीरियर लोब। इसको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। राइट यानी कि बड़ा होता है, RIGHT, यहाँ पे बड़ा है, लेफ्ट में 4 अक्षर यानी कि छोटा है। तो छोटे वाले में केवल छोटा लंग्स प्रेजेंट होगा, यानी कि केवल 2 लोब्स प्रेजेंट होंगे। जो बड़ा राइट वाला है उसके अंदर क्या होता है, 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। इसको इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। अगर हम बात करें लंग्स की तो क्या होता है, ये मेन रिस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। मेन रिस्पिरेटरी ऑर्गन इंडोडर्मल इनवर्जन होता है। क्या होता है, इंडोडर्मल वर्जन होता है। इसके अंदर कोई मसल्स प्रेजेंट नहीं होता। अगर मसल्स नहीं प्रेजेंट है तो क्या होगा, इसके अंदर अपने आप से क्या होगा, ये इसका अपना वॉल्यूम का चेंज नहीं हो पाएगा। इसमें वॉल्यूम में चेंज करने के लिए क्या चाहिए, कोई दूसरा चीज, जैसे कि हमारा थोरेसिक कैविटी। द ब्रांचिंग ऑफ द नेटवर्क ऑफ द ब्रोंकाई, ब्रांक्यूल्स एंड एलॉय कंप्राइज द लंग्स। क्या बनाते हैं, ब्रोंकाई, ब्रांक्यूल्स और एलॉय आपस में मिलकर एक स्पंजी स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको नाम दिया है लंग्स। द राइट लंग्स हैव 3 lobes एंड द वेट अबाउट द 625 ग्राम। लेफ्ट लोब हैव 2 lobes एंड वेट की अगर हम बात करें तो 575 ग्राम। ये वेट नहीं याद करना है, केवल आपको केवल क्या याद रखना है कि जो राइट लोब होते हैं उसके अंदर 3 लोब, जो राइट लंग होता है उसके अंदर 3 लोब प्रेजेंट होते हैं, जो लेफ्ट लंग होता है उसके अंदर 2 लोब प्रेजेंट होते हैं। द कार्डियक नोच प्रेजेंट इन द लेफ्ट लंग। जो हमारा लेफ्ट लंग होता है, इस लेफ्ट लंग के नीचे, यहां पे लेफ्ट लंग के पास क्या होता है, एक कार्डियक नोच प्रेजेंट होता है। एक कार्डियक नोच, ये क्या है, कार्डियक नोच। इस कार्डियक नोच में क्या होता है, हमारा जो हार्ट होता है वो सिचुएटेड होता है। हमारा हार्ट कैसा होता है, एक बंद मुट्ठी की तरह होता है। तो हमारा हार्ट जो होता है इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाता है, सिचुएटेड हो जाता है। इसीलिए जो लेफ्ट लंग होता है ये थोड़ा धंसा होता है, जिसको नाम देता है कार्डियक नोच। क्या नाम देता है, कार्डियक नोच। द बोथ लंग आर कवर्ड बाय ए प्लूरल मेम्ब्रेन। बोथ द लंग्स आर सिचुएटेड एयर टाइट थोरेसिक चेंबर। ये किसमें चेंबर सिचुएटेड होते हैं, एयर टाइट थोरेसिक चेंबर के अंदर सिचुएटेड होते हैं। ये थोरेसिक चेंबर किससे मिलकर बनाता है, डबल लेयर में कौन कौन से लेयर होते हैं, पैराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा। हमने बात कर लिया क्या क्या होते हैं। पैराइटल प्लूरा इन क्लोज कांटेक्ट विद द थोरेसिक लाइनिंग। ये किसके कांटेक्ट में होता है, जो थोरेसिक लाइनिंग है उसके कांटेक्ट में होता है। अगर थोरेसिक में कोई चेंज, थोरेसिक वैल्यूम में कोई चेंज हुआ तो सेम वैल्यूम किस में चेंज हो जाएगा, लंग्स के अंदर चेंज हो जाएगा। अगर थोरेसिक वैल्यूम बढ़ रहा है तो लंग्स का भी वैल्यूम बढ़ जाएगा। अगर थोरेसिक वैल्यूम घट रहा है तो लंग्स का भी वैल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके कांटेक्ट में क्या है, ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं। सेकंड आता है विसरल प्लूरा। विसरल प्लूरा क्या कहां पे हो जाता है, कांटेक्ट विद द लंग सरफेस, लंग सरफेस के कांटेक्ट में प्रेजेंट होता है। प्लूरल कैविटी कंटेन द प्लूरल फ्लूइड। क्या कंटेन करती है, प्लूरल फ्लूइड को कंटेन करती है। प्लूरल फ्लूइड
रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस, क्या काम करता है, लंग सरफेस पे प्रेशर को, फ्रिक्शन को कम करने का काम करता है। प्लूरल फ्लूइड एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर, ये शॉक एब्जॉर्बर भी काम करता है। अगर मान लें किसी के लंग बहुत तेजी से, यहाँ पे थोरेसिक चेंबर में बहुत तेजी से चोट लग गया, अब अगर तेजी से चोट लगा तो ये क्या हो सकता है कि यही चोट डायरेक्ट जाके क्या करे, ये लंग्स को भी लग जाए। अगर लंग्स को चोट लग गया तो ये लंग्स क्या हो जाएगा, पंचर हो जाएगा। जैसे ही लंग्स पंचर हुआ तुरंत क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके वैल्यू में फिर चेंज नहीं हो पाएगा, वहां पे रिस्पायरेशन बंद हो जाएगा, तुरंत इमीडिएट डेथ हो जाएगी। तो ऐसा ना हो, इसके लिए क्या होते हैं, यहाँ पे फ्लूइड भरे होते हैं, जो फ्लूइड क्या काम करते हैं, शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। कहीं पे भी फ्लूइड होगा, वो फ्लूइड क्या करेगा, शॉक एब्जॉर्बर। अगर वहां पे कोई धक्का लग रहा है तो उसको पहले वो अपने आप खुद को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ऐसे हमने देखा था जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, वहां पे जो एम्ब्रियो को बचाने के क्या पड़े भरे होते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड कहाँ से क्रिएट होते हैं, एमनियन मेम्ब्रेन जो होती है वहां से सिक्रेट होते हैं। वो भी कैसे काम करते हैं, एज ए शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं। ये होता है हमारा थोरेसिक चेंबर। थोरेसिक चेंबर में क्या क्या होता है, सबसे डॉर्सल की तरफ, पीछे की तरफ अगर देखें तो हमारा वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, आगे के बगल में देखें तो हमारे रिब्स प्रेजेंट होते हैं, एकदम सामने देखें तो हमारा स्टर्नम प्रेजेंट होता है, नीचे की तरफ डायाफ्राम प्रेजेंट होता है, ऊपर की तरफ ट्रैकिया प्रेजेंट होता है। ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे थोरेसिक चेंबर को बनाते हैं। सबसे ऊपर आगे की तरफ क्या है, स्टर्नम प्रेजेंट है, बगल में क्या है, लेटरल साइड में रिब्स प्रेजेंट है, पीछे की तरफ क्या है, हमारा वर्टिब्री या फिर बैकबोन प्रेजेंट होता है, और नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं, डायाफ्राम प्रेजेंट होते हैं, ऊपर क्या होता है, ट्रैकिया प्रेजेंट होता है। यही सारे मिलकर क्या बनाते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं, टाइट चेंबर बनाते हैं, जिसको नाम दिया है थोरेसिक चेंबर। क्या नाम देता है, थोरेसिक चेंबर। अगर हम बात करें कहां पे क्या क्या प्रेजेंट होता है, इंटीरियर सरफेस की बात करें, क्लेविकल बोन होता है। ये जो क्लेविकल बोन होता है ये ऊपर की तरफ होता है और ट्रैकिया होता है। अगर हम बात करें पोस्टीरियर सरफेस पे, पोस्टीरियर से यानी कि नीचे की तरफ डायाफ्राम प्रेजेंट होता है। अगर हम लेटरल सरफेस की बात करें, लेटरल सरफेस पे रिब्स प्रेजेंट होते हैं, वेंट्रल यानी कि आगे की तरफ क्या होते हैं, स्टर्नम प्रेजेंट होते हैं, और डॉर्सल सरफेस पे क्या होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स प्रेजेंट होते हैं। ये पूरे सभी आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ये थोरेसिक चेंबर का फॉर्मेशन करने का काम करते हैं। Then anatomical setup of the lungs in the thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity reflected in the lungs है या फिर pulmonary cavity में। अभी मैंने बात किया था कि अगर कोई भी वॉल्यूम में चेंज हो गया किसके, थोरेसिक चेंबर के, वही डायरेक्ट कहां पे हो जाएगा, लंग्स के अंदर। क्यों? क्योंकि इसका एक मेम्ब्रेन जो है ना, ये इसके साथ है सटा हुआ, किसके, थोरेसिक चेंबर के साथ सटा हुआ। अगर थोरेसिक चेंबर बढ़ रहा है उसके साथ ही क्या हो जाएगा, ये हमारा लंग्स का भी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर थोरेसिक चेंबर का वॉल्यूम घट रहा है तो हमारे लंग्स का वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो जो भी चेंज होगा किसके अंदर, थोरेसिक वॉल्यूम के अंदर, वही डायरेक्ट किसके अंदर दिखाई देगा, ये हमारे लंग्स के अंदर दिखाई देगा। The mammalian lungs are solid, spongy, without the muscles, so power of self contraction and relaxation is not present है। सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन वहीं पे होगा जहां पे मसल्स होगी। हमारे लंग्स के अंदर कोई भी मसल्स प्रेजेंट नहीं होगा, प्रेजेंट नहीं होता है। हमारा लंग्स जो होता है खोखला होता है, स्पॉन्जी होता है। इसीलिए अगर इसके अंदर वॉल्यूम में चेंज करना तो हमें दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा। Such an arrangement is essential for the breathing as we can not directly alter the pulmonary volume। हम डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम को अल्टर नहीं कर सकते हैं। पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स के वॉल्यूम को अल्टर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें क्या करना होता है, थोरेसिक चेंबर के वॉल्यूम को अल्टर करना होता है। ये कुछ इस तरीके का सेटअप होता है। हमारा अंदर क्या है, हमारे लंग्स हैं, लंग्स का होता है मेम्ब्रेन क्या होता है, थोरेसिक चेंबर से सटा होता है, और इनर चेंबर क्या होता है, ये लंग्स से सटा होता है। जो भी इसमें चेंज होता है वो डायरेक्ट किसमें दिखाई देता है, हमारे लंग्स के अंदर दिखाई देता है। नीचे की तरफ एक डोम शेप मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, डोम शेप है, मसल्स प्रेजेंट होती है जिसको नाम देता है डायाफ्राम। ये जो डायाफ्राम होता है कुछ इस तरीके का डोम शेप होता है। डोम शेप होने का मतलब होता है कि इस तरीके से हमारे जो थोरेसिक चेंबर होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होता है। जो थोरेसिक चेंबर होता है इसका जो वॉल्यूम जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये कुछ इस तरह फ्लैट हो जाता है। ये पहले इस तरीके से था, इस तरीके से, अब ये क्या हुआ, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, अब ये फ्लैट हो गया। जैसे ही फ्लैट हुआ
तो ऐसे ही क्या हो जाता है, थोरेसिक चेंबर का वॉल्यूम बढ़ जाता है। थोरेसिक चेंबर का वॉल्यूम बढ़ गया, यहाँ पे लंग्स का भी वॉल्यूम बढ़ गया। जैसे वॉल्यूम बढ़ता है वहां पे प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम घट गया, वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर क्या हो गया, घट गया। जैसे प्रेशर घटा, यहाँ पे प्रेशर घटा, बाहर प्रेशर क्या ज्यादा है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा मूव करेगी, बाहर से हवा कहाँ चली जाती है, अंदर की तरफ। ये क्या कहलाता है, इंस्पायरेशन। अब क्या होता है, ये इस शेप में आया था, अब फिर से क्या करता है, रिलैक्स होता है, रिलैक्स होके ये डोम शेप में जाता है। जैसे डोम शेप में गया, इसका वॉल्यूम क्या होगा, थोरेसिक चेंबर का घट गया। जैसे वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। अब यहाँ पे थोरेसिक चेंबर में जो प्रेशर है, हमारे लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो ज्यादा कंपेयर टू एटमॉस्फेयर से, तो लंग्स के जो CO2 होते हैं वो बाहर चले जाते हैं, कहाँ पे, एटमॉस्फेयर के अंदर। सेम मैकेनिज्म पे क्या होता है, हमारा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस काम करता है। इट इज द मसल, अगर हम डायफ्राम की बात करें, इट इज मस्कुलर स्ट्रक्चर। कैसा होता है, इसके अंदर रेडियल मसल्स प्रेजेंट होती हैं। रेडियल मसल्स का मतलब होता है, ये हमारा क्या है, हमें एक सेकंड में दिखा रहा हूं रेडियल मसल्स का क्या मतलब क्या होता है। रेडियल मसल्स का मतलब क्या होता है, ये क्या है मेरा, ये क्या है, ह्यूमन डायाफ्राम है। क्या है, ह्यूमन डायाफ्राम। ये क्या है, पहले शेप में, डोम शेप में प्रेजेंट होता है। अब इसके जो रेडियल्स मसल्स होते हैं, रेडियल्स मसल्स जो कि रेडियली क्या होते हैं, निकले होते हैं। अब ये रेडियल मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या इसका वैल्यू क्या होगा, इस साइज बढ़ेगा। जैसे ही साइज बढ़ता है, पहले इस तरीके से साइज बढ़ता है तो कैसे मूव करता है, ये आउटवर्ड की तरफ मूव करता है। पहले इस तरीके से था, अभी कैसे मूव किया, आउटवर्ड मूव किया। पहले इस तरीके से था, आउटवर्ड मूव किया। जब आउटवर्ड मूव किए तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। जैसे वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और प्रेशर जब कम हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हवा बाहर से अंदर चली जाती है। The word related with the diaphragm is pheneric है। इस क्या यहाँ पे टर्म दिया जाता है, फेनेरिक है, क्योंकि यहाँ पे एक फेनेरिक नर्व भी जाती है। प्रिंसिपल मसल्स ऑफ द ब्रीदिंग एड इन दी एंड एड इन दी वेंटिलेशन। ये क्या होता है, प्रिंसिपल मसल होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा वॉल्यूम में यही चेंज करता है। और भी मसल्स होते हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल मसल्स होती है वो डायाफ्राम होती है। फेनेरिक नर्व इज प्रेजेंट इन दी डायाफ्राम कंट्रैक्शन। फेनेरिक नर्व जो होती है ये डायाफ्राम के अंदर प्रेजेंट होती है, जो कि कंट्रैक्शन करवाने का काम करती है। डायाफ्राम आल्सो हेल्पफुल इन दी पार्चुरेशन, मैच्योरेशन एंड दी डिफिकेशन। ये क्या काम करता है, पार्चुरेशन में भी हेल्प करता है, मैच्योरेशन में हेल्प करता है, एंड डिफिकेशन में हेल्प करता है। कैसे करता है, ये जो डायाफ्राम है, डायाफ्राम इस तरीके से है। अब ये क्या होगा, जब यहाँ पे रिलैक्स होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा, पहले कॉन्ट्रैक्ट था, अभी रिलैक्स हुआ तो ये क्या हो गया, फ्लैट हो गया। अब जब फ्लैट होगा, ये कहाँ प्रेजेंट है, ये हमारा थोरेसिक चेंबर है। थोरेसिक चेंबर के नीचे क्या, हमारी एब्डोमिनल कैविटी है। अब ये जैसे एब्डोमिनल कैविटी के फ्लैट, पहले इस तरीके से था, अब ये फ्लैट हुआ तो क्या करेगा, ये प्रेशर लगाएगा। एब्डोमिनल कैविटी में क्या होते हैं, यहाँ पे यूट्रस प्रेजेंट है। यूट्रस में क्या होता है कि ये हमारा जो इम्प्लांटेशन होता है फीमेल के अंदर, ये यूट्रस के अंदर हुआ। यूट्रस के जब ये फ्लैट हुआ तो क्या करता है, प्रेशर लगाता है, नीचे की तरफ प्रेशर लगाता है। जब प्रेशर लगाएगा तो क्या करेगा, ये पार्चुरेशन में भी हेल्प करता है। और ऐसे प्रेशर की वजह से क्या होता है, डिफिकेशन में भी हेल्प होता है, और किसकी में, मैच्योरेशन में भी हेल्प होता है। स्पेस बिटवीन दी टू पेयर ऑफ रिब्स कॉल्ड इंटरकॉस्टल मसल्स स्पेस एंड मसल्स प्रेजेंट इन दीज स्पेस कॉल्ड इंटरकॉस्टल मसल्स। ये क्या होते हैं, हमने बात कर लिया सबसे पहले डायफ्राम की। नेक्स्ट जो हमारा मसल्स होता है उसको नाम दिया जाता है इंटरकॉस्टल मसल्स। इंटरकॉस्टल मसल्स, ये जो इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं। ये क्या है, दो रिब्स हैं। ये क्या है, एक रिब्स ये ऊपर वाली है, रिब्स को मैं कलर कर दे रहा हूं रेड में। ये क्या है, जो रेड कलर का है ये क्या, हमारी रिब्स है। ये क्या है, रिब्स है। ये में दो रिब्स हैं। ये दो रिब्स में आउटर जो ऊपर वाली रिब्स होती है, इसके पीछे वाले सरफेस से एक मसल से निकली होती है। इसके पीछे वाले सरफेस से
एक मसल से निकली होती है, ये जो येलो कलर में है, इसको नाम दिया जाता है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। क्या नाम दिया जाता है? इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। कैसे होता है? ये क्या है? ये जो मार्कर है, ये ऊपर वाली रिप्स, दो रिप्स का एग्जांपल ले रहे हैं। ये ऊपर वाली रिप्स है, ये क्या है? नीचे वाली रिप्स है। अब ये दोनों इस तरीके से प्रेजेंट होगी। अब इसके पीछे से जो सेकंड रिप्स है, ऊपर वाली रिप्स है, इसके पीछे वाले पार्ट से एक मसल से निकलेगी और आके अटैच होगी इसके आगे वाले पार्ट पे, जो लोअर लिप्स होगी इसके आगे वाले पार्ट पे अटैच होगी। इसको नाम दिया जाता है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। जो सेकंड मसल्स होती है, ये आती है इसके डॉर्सल सरफेस से और इसके वेंट्रल सरफेस पे आके अटैच होती है लोअर लिप्स की। उसको नाम दिया जाता है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। क्या नाम दिया जाता है? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। ऊपर अपर लिप्स के डॉर्सल सरफेस से लोअर लिप्स के वेंट्रल सरफेस पे अटैच होती है, उसको नाम देता है इंटरकॉस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। और अपर लिप्स के वेंट्रल सरफेस से लोअर लिप्स के डॉर्सल सरफेस पे जो अटैच होती है, उसको नाम देता है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। ये दो तरीके के होते हैं, IICM एंड EICM, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। एक इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है? कनेक्ट डॉर्सल सरफेस ऑफ अपर लिप्स विद द वेंट्रल सरफेस ऑफ लोअर रिब। किसमें क्या काम करता है? ये लोअर सरफेस के वेंट्रल को और अपर सरफेस के डॉर्सल को कनेक्ट करने का काम करता है। कॉन्ट्रैक्शन इन EICM एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन मूव द स्टर्नम अपवर्ड एंड द रिब्स मूव टुवर्ड द अपवर्ड। क्या काम करता है? जैसे हम सांस लेते हैं, इसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आप जब ये देखेंगे तो जो हमारी रिब्स होती है, ये ऊपर की तरफ मूव करती है और थोड़ा आगे आती है। आप सांस लेकर देखिए, जो हमारी रिब्स होगी ये थोड़ा ऊपर उठेगी और थोड़ा सा आगे आएगी, तो ये इससे थोरेसिक वैल्यूम में भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इंक्रीज द वैल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इन द डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। किस एक्सिस में बढ़ाने का काम करती है? डॉर्सो वेंट्रल। डॉर्सो का मतलब होता है आगे की तरफ और ऊपर की तरफ बढ़ाने का काम करती है। IICM क्या काम करता है? कनेक्ट द वेंट्रल सरफेस ऑफ द अपर रिब विद द डॉर्सल सरफेस ऑफ लोअर रिब। Contraction in the IICM at the time of a forceful expiration move the sternum inward and the ribs move downwardly। इसमें क्या होता है? जब हम फोर्सफुल रिस्पायरेशन करते हैं, यानी कि जब हवा अंदर से बाहर छोड़ते हैं, तो क्या होता है? लंग्स के वॉल्यूम को घटाने का काम करता है, जिससे क्या होता है? यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है। डिक्रीज वैल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इन द डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। किस एक्सिस में घटाने का काम करता है? डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में घटाने का काम करता है। ये होता है IICM। ब्रीदिंग की अगर हम बात करें, ब्रीदिंग होता है 12 से 16 बार 1 मिनट में। एक ब्रीदिंग में क्या होता है? 5 सेकंड का समय लगता है, 5 सेकंड। इसीलिए 1 मिनट की अगर हम बात करें, 12 से 16 बार ह्यूमन के अंदर ब्रीदिंग होती है। नॉर्मली रिस्पायरेशन की बात करें, इनहेल करने में, इनहेल करते हैं, नॉर्मल इंस्पिरेशन को नाम दिया है, इसको नाम देता है एक्टिव प्रोसेस होता है। इसके अंदर 2 सेकंड का समय लगता है। और अगर हम नॉर्मल एक्सपायरेशन की बात करें, इसको नाम देता है एक्सहेल, पैसिव प्रोसेस होता है और इसके अंदर 3 सेकंड का समय लगता है। कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं? इसके अंदर डायफ्राम इन्वॉल्व होता है और इसके अंदर ICM इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम बात करें, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स भी इन्वॉल्व होते हैं और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स भी इन्वॉल्व होते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग में। द मूवमेंट ऑफ एयर एंड द आउट ऑफ लंग्स इज द कैरिड आउट बाय द कैरिंग प्रेशर ग्रेडियंट। किसकी वजह से होता है? प्रेशर ग्रेडियंट। बहुत शुरू से बात कर रहे हैं, जहां पे भी प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा, यानी कि प्रेशर का डिफरेंस होगा। एक जगह प्रेशर ज्यादा है, एक जगह प्रेशर क्या है? कम है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या होगा? हवा हमेशा मूव करेगी। इंस्पायरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स है, या फिर इसी को नाम देते हैं इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज द लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज देयर इज नेगेटिव प्रेशर इनसाइड द लंग्स विद द रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कर रहा है
कि हम मान ले रहे हैं कि हमारा थोरेसिक चेंबर का वॉल्यूम बढ़ गया, थोरेसिक चेंबर का वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। किसके कंपेयर में, एटमॉस्फेयर के कंपेयर में। यहाँ पे प्रेशर घट गया है, कम हो गया है, तो इसको नाम देता है निगेटिव प्रेशर। किसके कंपेयर में, एटमॉस्फेयर। तो हवा कहाँ से कहाँ मूव करेगी, एटमॉस्फेयर से लंग्स की तरफ मूव करेगी। अगर हम बात करें एक्सपायरेशन में क्या होता है, टेक प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब यहाँ पे इंट्रापल्मोनरी प्रेशर हायर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो हवा अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगी। कुछ इस तरीके से इंस्पिरेशन में ये क्या होता है, हवा बाहर से अंदर की तरफ मूव करती है, और एक्सपायरेशन में क्या होता है, हवा अंदर से बाहर की तरफ मूव करती है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की अगर हम बात करें कैसे ब्रीदिंग होती है, तो अगर हम इंस्पायरेशन की बात करें, इसमें क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन। इसमें क्या होता है, एटमॉस्फेयर से एयर अंदर आता है। कैसे आता है, यहाँ पे इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाता है। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कैसे बढ़ता है, ये हमारे क्या है, थोरेसिक चेंबर है। थोरेसिक चेंबर में क्या है, ये हमारा लोअर क्या है, लोअर की साइड में ये डायाफ्राम है। ये क्या है, डायाफ्राम है। ये क्या है, रिब्स हैं, यहाँ पे रिब्स प्रेजेंट हैं। ये क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है। जैसे ये रिब्स, डायाफ्राम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट होकर क्या हो गया, फ्लैट हो गया। फ्लैट हुआ, रिब्स अपर की तरफ मूव करी और बाहर की तरफ मूव की, तो ये वॉल्यूम क्या हो गया, यहाँ पे बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ा, यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया। प्रेशर कम हुआ तो हवा बाहर से अंदर की तरफ चली आती है। इंस्पायरेशन के समय क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन किसके किसके अंदर होता है, डायाफ्राम में होता है। डायाफ्राम इंक्रीज दी एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। ये एंटीरियो पोस्टीरियर, एंटीरियो मतलब ऊपर और नीचे की तरफ बढ़ाता है। और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स क्या होता है, इंक्रीज दी डॉर्सोवेंट्रल पोस्टीरियर एक्सिस। किसमें, ये डॉर्सोवेंट्रल पोस्टीरियर एक्सिस के अंदर वॉल्यूम बढ़ाता है। इंक्रीज पल्मोनरी वॉल्यूम, इंक्रीज दी पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो प्रेशर क्या हो जाता है, प्रेशर घट जाता है। प्रेशर घट जाए यानी कि नेगेटिव प्रेशर हो जाता है। हवा अंदर से बाहर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ मूव करती है। एक्सपायरेशन की अगर हम बात करें, सॉरी इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन में अगर हम बात करें तो यहाँ क्या होता है, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होता है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। फोर्स एयर क्या हो जाता है, बाहर से अंदर की तरफ मूव करता है। नेक्स्ट आता है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन की अगर हम बात करें, इसको नाम देता है रिलैक्सेशन इन डायाफ्राम। और किसमें होता है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल के अंदर। जो क्या हुआ है, पहले कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, अब ये रिलैक्स होंगे। पहले रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, अब क्या होंगे, रिलैक्स होंगे। जैसे रिलैक्स होते हैं यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाता है, घट जाता है। वॉल्यूम घटा, प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। प्रेशर बढ़ा है यहाँ पे किसके कंपेयर में, एटमॉस्फेयर के कंपेयर में। अब यहाँ पे जैसे प्रेशर बढ़ता है तो क्या हो जाता है कि हवा अंदर से बाहर की तरफ मूव करती है। वही लिखा हुआ है, डिक्रीज द इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, डिक्रीज इन डॉर्सोवेंट्रल पोस्टीरियर एक्सिस में। और क्या हो जाता है, पल्मोनरी प्रेशर, पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज, पल्मोनरी प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज। प्रेशर जैसे बढ़ता है तो क्या हो जाता है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर से वॉल्यूम जो प्रेशर होता है ज्यादा होता है, तो हवा अंदर से बाहर की तरफ मूव करती है। यहाँ पे एक क्या हुआ है, एक एक्सपायरेशन का फिगर है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यहाँ पे क्या होता है, जो डायाफ्राम होता है अंदर की तरफ मूव करता है, जो रिब्स होते हैं वो भी अंदर की तरफ मूव करते हैं, जिससे यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है, कम हो जाता है, और प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये क्या था, एक्सपायरेशन था। अगर हम नेक्स्ट बात करें एक्सपायरेशन में होता क्या है, तो एक्सपायरेशन में सबसे पहले क्या होता है, पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज होता है। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ गया। जैसे प्रेशर बढ़ गया किसके कंपेयर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपेयर में, तो ऐसे ही क्या हो जाता है, गैस अंदर से बाहर की तरफ चली जाती है, यानी काजिंग द एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स। इसको नाम दिया जाता है एक्सपायरेशन। हमने बात कर लिया इंस्पायरेशन की और एक्सपायरेशन की। इंस्पायरेशन में कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, सबसे पहले हम बात करें प्राइमरी मसल्स की, डायाफ्राम होता है। सेकेंडरी मसल्स की अगर हम बात करें तो क्या होता है, हमारे इंटरनल कॉस्टल मसल्स होते हैं। ये हेल्प करते हैं लंग्स को बाहर की तरफ और बॉडी की तरफ मूव कराने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, डायाफ्राम
और ये ICM क्या काम करता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या हो जाता है, इंस्पायरेशन होता है। अगर इसके अंदर रिलैक्सेशन होता है तो क्या होता है, एक्सपायरेशन होता है। यहाँ पे एक और मसल्स आती हैं जिसको नाम देता है IICM, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। इनमें अगर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या हो जाता है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन होता है। ये IICM क्या काम करती है, मान ले रहे हैं ये क्या है, एक क्या है, दो रिब्स है। ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, इसके वेंट्रल साइड से इसके डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो जो मसल्स होती हैं ये अंदर की तरफ मूव करता है। ये जब कॉन्ट्रैक्ट की तो यहाँ पे जो हमारा थोरेसिक कैविटी है ये अंदर की तरफ मूव करता है। जैसे ही अंदर की तरफ मूव करता है तो जो वॉल्यूम पहले कम घट रहा था और जाता क्या हो जाता है, घट जाता है। जब वॉल्यूम और ज्यादा घट गया है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, और प्रेशर बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन होता है। और यहाँ पे एक मसल्स आती है जिसको नाम देता है एब्डोमिनल मसल्स। जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी में कुछ मसल्स होती हैं जिनको नाम देता है एब्डोमिनल मसल्स, ये भी क्या करती हैं, अपवर्ड की तरफ मूव करती हैं। जैसे अगर हम तेजी से सांस लें तो हमारे जो एब्डोमिनल कैविटी देखेंगे तो ये एब्डोमिनल कैविटी की जो मसल्स होती हैं ये भी अपवर्ड की तरफ मूव करती हैं, जिससे डायफ्राम को और क्या जाता है, ऊपर करती हैं, जिससे यहाँ पे भी क्या हो जाता है, प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ जाता है तो ये किस में हेल्प करती हैं, फोर्सफुल एक्सपायरेशन में हेल्प करती हैं। अगर पूछा जाए कि इंस्पायरेशन, नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में क्या करती हैं, तो दो मसल्स केवल आएगा, डायाफ्राम और इंटरनल इंटरकॉस्टल एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। लेकिन अगर हम बात करें फोर्सफुल में तो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल से ये हेल्प करेंगे फोर्सफुल एक्सपायरेशन में। नेक्स्ट आता है फोर्सफुल ब्रीदिंग। फोर्सफुल ब्रीदिंग की अगर बात करें, यहाँ क्या होता है, वी हैव एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन। हमें क्या होता है, हमारे अंदर एबिलिटी होता है कि हम अपना इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन क्या हो सकता है, बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करें तो भी हम क्या करेंगे, बहुत तेजी से सांस ले लेंगे। कोई क्या है, प्रेग्नेंट वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन में क्या होती है कि उसको ज्यादा ब्लड की आवश्यकता है, ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो उसके अंदर एक्स्ट्रा मैकेनिज्म होता है कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, फोर्सफुल एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमेन एंड इंटरकॉस्टल मसल, जिसको नाम दिया जाता है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल IICM। फोर्सफुल इंस्पायरेशन में क्या होता है, मोर कॉन्ट्रैक्शन इन दी EICM एंड डायफ्राम। डायफ्राम और EICM में ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है, और फोर्सफुल एक्सपायरेशन में क्या होता है, इसमें जो ज्यादा रिलैक्सेशन होता है। नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैपेसिटी, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का भी जैसे हमने बात किया था कि जो हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या था, उसमें 3 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। आपके सबसे जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस थे IUD, उसमें भी जो हार्मोनल वाले थे और कॉपर रिलीजिंग थे और नॉन मेडिकेटेड थे, ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारा था वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन था, इन विट्रो एंड इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन्हीं पॉइंट से क्या होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे ही जो हमारे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला पॉइंट है, इसमें अगर आप वॉल्यूम एंड कैपेसिटी पढ़ ले रहे हैं तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसी पार्ट से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम बात करें वॉल्यूम एंड कैपेसिटी की, इसका मतलब होता है हम एक बार में कितना हवा को अंदर ले रहे हैं या कितनी हवा को क्या कर रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं। हमारे लंग्स के अंदर कितनी हवा एक साथ प्रेजेंट होती है, इसको नाम देता है कैपेसिटी। हमें कितनी हवा को एक साथ अपने अंदर ले सकते हैं, ये होती है कैपेसिटी। डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटी होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल्यूम होते हैं। जैसे कि अगर हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं, नॉर्मल चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, तो नॉर्मल सांस से ले रहे हैं, तो एक कहलाता है टाइडल वॉल्यूम, जो नॉर्मल स्थिति में हैं। अगर हम क्या करें, फोर्सफुल इंस्पायरेशन करें, जैसे कि ये क्या कहलाता है, ये फोर्सफुल इंस्पायरेशन कहलाता है। इसमें हम कितना हवा लेते हैं, ये कहलाता है हमारा फोर्सफुल इंस्पायरेशन में कितना हवा ले रहे हैं। फिर होता है कि हम फोर्सफुल हवा को छोड़ रहे हैं, उसमें कितनी वॉल्यूम को हम छोड़ रहे हैं, हमारे लंग्स के अंदर कितनी वॉल्यूम प्रेजेंट होती है, वो कहलाता है रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये सारे वॉल्यूम को मिला हम पढ़ने वाले हैं, साथ में इसकी कैपेसिटी भी पढ़ने वाले हैं कि हमारे लंग्स के अंदर कितनी कैपेसिटी होती है, कितना वॉल्यूम एक साथ है प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें, द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन द ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर एक तरह का यंत्र होता है जिससे क्या हमें नाप सकते हैं कि कितना हवा हम एक बार में ले रहे हैं। विच हेल्प इन द क्लिनिकल असाइनमेंट ऑफ द पल्मोनरी फंक्शन, किस में हेल्प करता है, पल्मोनरी फंक्शन के असाइनमेंट में हेल्प करता है। अगर हम बात करें कौन कौन से वॉल्यूम होते हैं, 4 तरह के वॉल्यूम होते हैं। सबसे पहला आता है टाइडल वॉल्यूम,
इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है ये इंपॉर्टेंट है। टाइडल वॉल्यूम को नाम दिया था टीवी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को नाम दिया था आईआरवी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को नाम दिया था ईआरवी एंड रेजिडुअल वॉल्यूम को नाम दिया था आरवी। ये चीज जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे इन्हें शॉर्ट फॉर्म से आने वाले हैं। अगर हम बात करें टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, सबसे पहला आता हमारा टाइडल वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर ड्यूरिंग द नॉर्मल रिस्पायरेशन। हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं, कितना वॉल्यूम हम हवा का ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं, उसको नाम दिया है टाइडल वॉल्यूम। जो टाइडल वॉल्यूम होता है ये होता है 500 ml, 500 ml। इसको हम एक ग्राफ से समझें, ये क्या है, लाइनिंग है, लाइनिंग से हम कितना हवा ले रहे हैं, ये हो गया हमारा टाइडल वॉल्यूम। क्या हो गया, टाइडल वॉल्यूम, इसको नाम दिया गया टाइडल वॉल्यूम। ऊपर इंस्पायरेशन है, नीचे क्या है, एक्सपायरेशन है। तो हम क्या करते हैं 500 ml लेते हैं और 500 ml नॉर्मल इंस्पायरेशन में छोड़ते रहते हैं। तो अगर हम बात करें कि 1 मिनट में कितना लेंगे, 6000 से 8000 ml। क्यों, क्योंकि 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं, 12 बार। तो कितना हो जाएगा 6000 ml। कितना हो जाएगा 6000 ml हम हवा को एक बार लेते हैं और 1 मिनट में छोड़ते हैं, इसको नाम दिया है टाइडल वॉल्यूम। नेक्स्ट आता हमारा एक ग्राफ है। ग्राफ की मदद से अभी हम समझेंगे सारे कि कैसे होता है। ग्राफ अगर आपने लर्न कर लिया तो आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब होता है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय ए फोर्सफुल इंस्पायरेशन। हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम तो नॉर्मल सांस ले रहे थे, नॉर्मल सांस ले रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, फोर्सफुल इंस्पायर कर रहे हैं। फोर्सफुल इंस्पायरेशन में क्या करते हैं, हम कितना एडिशनल वॉल्यूम ले रहे हैं उसको नाम दिया था आईआरवी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी जो वॉल्यूम होता है, इसका अमाउंट होता है, ये होता है 2500 टू 3000 ml। कितना होता है, 2500 से 3000 ml ये एवरेज होता है। ये है हमारा क्या हो गया, ये था हमारा टाइडल वॉल्यूम। क्या था, टाइडल वॉल्यूम। इसके बाद हम और एक्स्ट्रा कितना ml ले, ये हमारा क्या हो गया, टाइडल वॉल्यूम। ये टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम के अलावा और कितना हमें हवा को, इसके अलावा और कितनी हवा को हम एडिशनल ले रहे हैं, कितनी हवा को एडिशनल ले रहे हैं, इसको क्या नाम दिया था, आईआरवी। क्या नाम दिया गया, आईआरवी, आईआरवी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका जो अमाउंट होता है वो कितना होता है, 2500 से 3000। कितना हुआ, 2500 से 3000। सेकंड आता है ईआरवी। ईआरवी का मतलब होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय ए फोर्सफुल एक्सपायरेशन, दिस इज एवरेज 1000 से 1100 ml। जो ईआरवी होता है, हमें एक बार में फोर्सफुली 1100 ml वॉल्यूम को ये बाहर निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने तेजी से सांस छोड़ा, अब कितना छोड़ेंगे तो कितना होगा, ईआरवी। ये हमारा क्या था, ये था टाइडल वॉल्यूम, था टाइडल वॉल्यूम। इस टाइडल वॉल्यूम के अलावा, इस टाइडल वॉल्यूम के अलावा कितनी हवा को हमने और क्या किया, छोड़ा, कितनी हवा को छोड़ दिया, इसको क्या नाम देते हैं, ईआरवी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट आता है रेजिडुअल वॉल्यूम। अगर रेजिडुअल वॉल्यूम की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम ऐसा वॉल्यूम होता है जो कि हवा हमारे लंग्स में हमेशा 24/7, जैसे ही बर्थ होता है, बेबी का बर्थ हुआ, वैसे ही रेजिडुअल वॉल्यूम क्या हो जाता है, पहली सांस लेने के साथ ही ये लंग्स के अंदर चला जाता है। ये लंग्स के अंदर जैसे ही जाता है ये हमेशा प्रेजेंट होता है, एलुलाई के अंदर हमेशा प्रेजेंट होता है, इसको बाहर हम नहीं निकाल सकते हैं। ये होता है रेजिडुअल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ एयर remaining in the lungs even the after the forceful expiration, this is average 1000 से 1100 से 1200 ml। इसका अमाउंट कितना होता है, 1200 ml होता है। आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 1200 ml देकर ही रेजिडुअल वॉल्यूम को पूछा जाएगा। ये जो फोर्स, हम कितना भी तेजी से सांस छोड़ दें, कितना भी फोर्स लगा दें, लेकिन ये जो 1200 ml एयर है ना, ये हमारे लंग्स के अंदर हमेशा 24/7 प्रेजेंट होते हैं। इससे एक चीज का और पता लगाया जाता है, अगर मान लें कोई बच्चा पैदा हुआ जो कि मरा हुआ पैदा हुआ, अब हम ये देखेंगे, उसको पता लगाएंगे
कि क्या वो बच्चा पेट के अंदर ही मर गया या फिर पैदा होने के बाद मरा। कैसे पता लगाते हैं? इस रेजिडुअल वॉल्यूम को चेक करते हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम जो होता है, अगर बच्चा पैदा होने के बाद मरा है तो उसमें क्या होगा? रेजिडुअल वॉल्यूम प्रेजेंट होगा। अगर उसका जो डेथ है वो पेट के अंदर ही हो गया तो वो उसके अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम एब्सेंट रहेगा। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो आफ्टर द बर्थ उसका डेथ हुआ है या फिर बर्थ के पहले ही डेथ हुआ है। एक इसका अमाउंट कितना होता है? 1100 से 1200 ml होता है। ये हमेशा हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर हम ग्राफ की बात करें, ये ग्राफ क्या बता रहा है? ये क्या है हमारा? ये 500 ml है। ये 500 ml है कि ये 500 ml क्या कहलाता है? हमारा टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। क्या कहलाता है? टाइडल वॉल्यूम। 500 के अलावा एक्स्ट्रा हमने कितना लिया? 500 के अलावा 500 ml के अलावा और कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हमने इंस्पायर किया? ये क्या कहलाता है? IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसके बाद हमने कितना अमाउंट ऑफ एयर क्या किया? एक्सपायर किया इस 500 ml के अलावा, वो क्या कहलाता है? ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और क्या? फोर्सफुल रेजिडुअल वॉल्यूम, जो हमारे लंग्स में एयर प्रेजेंट रहता है, इसको क्या नाम दिया जाता है? रेजिडुअल वॉल्यूम। ये हमारे लंग्स के अंदर 24 घंटे प्रेजेंट होता है। अब आती कैपेसिटी की बात। इन सारे वॉल्यूम को मिलाकर क्या नाम दिया जाता है? डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटी बनती है। रिस्पायरेटरी कैपेसिटी बाय द एडिशन ऑफ फ्यू रिस्पायरेटरी वॉल्यूम। रिस्पायरेटरी वॉल्यूम को अगर हम ऐड करते हैं तो क्या बनती है? कैपेसिटी बनती है। डिस्क्राइब द अबव द कैन वन बी डिराइव्ड वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटी। है वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटी को बताता है। जैसे कि अगर हम बात करें, सबसे पहला है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, सेकंड आता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, थर्ड आता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जिसको नाम देते हैं FRC, फोर्थ आता है वाइटल कैपेसिटी एंड फिफ्थ आता है टोटल लंग कैपेसिटी। इसमें आपको क्या याद रखना है? अगर हम बात करें इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या क्या होता है, कौन से वॉल्यूम प्रेजेंट होते हैं, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में कौन से वॉल्यूम प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के अंदर, इसमें प्रेजेंट होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। कोई पर्सन है, उसने एक नॉर्मल एक्सपायरेशन किया, अब उसके बाद वो कितना वॉल्यूम ऑफ एयर को इंस्पायर कर सकता है? तो कितना कर सकता है? आप सोच के बताइए। नॉर्मल सोचिए, एक कोई पर्सन है, वो एक्सपायरेशन किया, अब कितना वॉल्यूम एयर को फिर से वो सांस ले सकता है? वो तो टाइडल वॉल्यूम लेगा ही लेगा, प्लस क्या होगा? वो फोर्सफुल्ली भी इंस्पायर कर लेगा। तो कौन कौन सी इसमें कैपेसिटी आएगी? टाइडल वॉल्यूम आएगी और इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी वॉल्यूम आएगा। क्या? टाइडल वॉल्यूम आएगा और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा। दिस इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सेकंड आता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का मतलब होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पायरेशन। नॉर्मल इंस्पायरेशन किया, नॉर्मल सांस ले रहा है, अब वो कितना ज्यादा एक्सपायर कर सकता है? एक तो टाइडल वॉल्यूम में एक्सपायर कर सकता है, प्लस वो फोर्सफुल्ली एक्सपायर कर सकता है। इसको नाम दिया जाता है एक्सपायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी। क्या नाम देता है? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इसमें कौन कौन से वॉल्यूम होते हैं? टाइडल वॉल्यूम होता है प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। क्या क्या है? टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। थर्ड आता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का मतलब होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ ए पर्सन दैट विल बी रिमेन इन द लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कितना वॉल्यूम लंग्स में रह सकता है? तो कितना रहेगा? ERV रहेगा प्लस रेजिडुअल कैपेसिटी रहेगा। क्या? ERV रहेगा प्लस रेजिडुअल कैपेसिटी रहेगा। थर्ड आता है फिफ्थ टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब होता है द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर accumulated in the lungs at the end of the forceful inspiration। हम फोर्सफुल इंस्पायरेशन करने के बाद हमारे लंग्स के अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट है, इसको नाम दिया है टोटल लंग कैपेसिटी। इस टोटल लंग कैपेसिटी में क्या क्या प्रेजेंट होता है? सबसे पहले तो रेजिडुअल कैपेसिटी, रेजिडुअल वॉल्यूम प्रेजेंट ही होगा, प्लस क्या रहेगा? ERV प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि ERV क्या होता है कि अगर हम फोर्सफुल निकाल रहे हैं तब ERV नहीं होता है, यहाँ पे फोर्सफुल निकालना है, केवल नॉर्मल एक्सपायरेशन कर रहे हैं। और क्या प्रेजेंट होगा? टाइडल वॉल्यूम प्रेजेंट होगा क्योंकि हमने नॉर्मल इंस्पायरेशन किया। और क्या रहेगा? IRV रहेगा। IRV इसको नाम दिया था टोटल लंग कैपेसिटी। हमारे लंग्स के अंदर इतना एयर प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें दिस इंक्लूड IRV
ERV टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या क्या प्रेजेंट होता है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्रेजेंट होता है। वी कैन नॉट मेजर दी ERV एंड FRC दी टोटल लंग कैपेसिटी बाय दी स्पायरोमीटर। हम टोटल लंग कैपेसिटी को स्पायरोमीटर के द्वारा नहीं नाप सकते हैं, क्योंकि हम ये फोर्सफुल एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन एक साथ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर पॉइंट की हम बात करें, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसके पहले हमारा जो ग्राफ है इसको एक बार और समझ लेते हैं कि ग्राफ में कौन कौन से पॉइंट थे। ग्राफ जो हमारा था, हमारा ग्राफ में सबसे पहले इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की बात करें तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के अंदर क्या क्या आएगा? आएगा आपका टाइडल वॉल्यूम आएगा प्लस IRV आएगा। क्या क्या? टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV। अगर हम बात करें एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की, सॉरी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की, तो उसमें क्या क्या आएगा? टाइडल वॉल्यूम आएगा प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा। टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा। अगर हम बात करें वाइटल कैपेसिटी, तो वाइटल कैपेसिटी के अंदर कौन कौन सा आएगा? आपका आएगा ERV आएगा, टाइडल वॉल्यूम आएगा प्लस क्या आएगा? IRV आएगा। अगर हम बात करें टोटल रेजिडुअल वॉल्यूम की, टोटल लंग कैपेसिटी की बात करें, इसके अंदर कौन कौन सा आएगा? रेजिडुअल वॉल्यूम आएगा, ERV आएगा, टाइडल वॉल्यूम आएगा एंड IRV आएगा। जितना हम सांस ले सकते हैं पूरा सबका इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक क्या हो गया? अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? कैसे हवा अंदर से बाहर से अंदर जाती है, अंदर से बाहर जाती है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट आता है गैसेस का एक्सचेंज। ये हमारे जो गैस हैं हमारे एलॉय के अंदर पहुंच गए। अब एलॉय के बाद क्या होते हैं? बिटवीन द एलॉय एंड ब्लड। अब हमारे ब्लड और एलॉय के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होगा। अब ये गैसेस का एक्सचेंज दो जगह पे होता है, एक तो हमारे एलॉय और ब्लड के बीच में होगा, एक तो ब्लड और टिश्यू के बीच में होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें, एलॉय आर द प्राइमरी साइट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो एलॉय होती है प्राइमरी साइट होती है गैसेस के एक्सचेंज के लिए। गैसेस एक्सचेंज इज ए पैसिव प्रोसेस। जो गैसेस का एक्सचेंज होता है ये पैसिव प्रोसेस होता है, ये डिफ्यूजन के द्वारा होता है। यहाँ पे ये प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से क्या होता है? गैसेस मूव करती हैं। हम बात कर लें एलॉय से ब्लड के अंदर, यहाँ पे भी प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से मूव करेंगी और ब्लड से एलॉय में भी मूव करेंगी प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जो सिंपल डिफ्यूजन होता है ये इससे पैसिव प्रोसेस होता है, इसमें कोई भी एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। विच इज डन बाय ए सिंपल डिफ्यूजन। किसके द्वारा होता है? सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। इसके अंदर तीन चीजें आते हैं, तीन फैक्टर काम करते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस, थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। क्या तीन चीजें इसको अफेक्ट करती हैं? सबसे पहला सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। कोई भी गैस कितना सॉल्युबल है किसी लिक्विड में, ब्लड के अंदर कितना ज्यादा सॉल्युबल है, जितना ज्यादा सॉल्युबल होगी उतना तेजी से क्या होगी? अब्जॉर्ब होगी। थिकनेस मेम्ब्रेन है, जो मेम्ब्रेन है एलॉय का मेम्ब्रेन और जो ब्लड कैपिलरी का मेम्ब्रेन है, जितना ज्यादा थिक होगा उतना कम गैसेस का क्या होगा? डिफ्यूजन होगा। ये जितना ज्यादा पतला होगा उतना ज्यादा क्या होगा? डिफ्यूजन होगा। तो गैसेस के थिकनेस डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के ऊपर भी डिपेंड करता है। थर्ड, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस का मतलब होता है, मान ले रहे हैं हमारा जो एलॉय में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है? 104 mmHg है। 104 mmHg हमारा क्या है? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एलॉय में है। और क्या है? जो हमारा ब्लड है वहां पे पार्शियल प्रेशर कितना है? 90 mmHg। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा तेजी से क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। अगर वो डिफरेंस कम है तो क्या होगा? उतना कम तेजी से एब्जॉर्ब होगा। तो यहाँ पे तीन चीजों पे डिपेंड करता है। The solubility of CO2 is 20 to 25 टाइम्स इज हायर देन दी O2। जो हमारा CO2 होता है उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है कंपेयर टू ऑक्सीजन के। इसीलिए जो CO2 होती है ये ज्यादा तेजी से क्या होती है? बॉडी से बाहर निकलती कंपेयर टू ऑक्सीजन इंटर करने के। दैट इज कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट में डिफरेंस इज द पार्शियल प्रेशर इज मच हायर देन कंपेयर टू दी ऑक्सीजन। इसीलिए जो ऑक्सीजन यहाँ पे पार्शियल प्रेशर होता है वो ज्यादा होता किसका? CO2 का कंपेयर टू ऑक्सीजन के। या फिर हम डिफ्यूजन कैपेसिटी की बात करें, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर इज 1 मिनट। कितना? 1 मिनट में ज्यादा डिफ्यूज हो जा रहा है, उसको नाम दिया है डिफ्यूजन कैपेसिटी। अगर हम बात करें सॉल्युबिलिटी सीक्वेंस की, सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी होता है CO2 का, फिर होता है ऑक्सीजन का, फिर होता है नाइट्रोजन का। यहाँ पे सीक्वेंस याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पार्शियल प्रेशर कंट्रीब्यूटेड
By the individual gases, the mixture of gases is called partial pressure. Then this represented by the PO2 for the oxygen and CO2 for the carbon dioxide. जो पार्शियल प्रेशर और कोई गैसेस का मिक्सचर है, मान लें क्या है PO2, बहुत सारे गैसेस हैं, ये कोई कंटेनर है, ये कंटेनर, इसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, यहाँ पे CO2 भी प्रेजेंट है, यहाँ पे आर्गन भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन इस पे कितना प्रेशर लगा रहा है वो कहलाता है इसका ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। CO2 कितना प्रेशर लगा रहा है उसका नाम क्या होता है, CO2 का पार्शियल प्रेशर। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है PO2 एंड PCO2 से। जी अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर देखा जाए उसको PO2 से रिप्रेजेंट किया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 किया जाए तो उसको PCO2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। रिस्पायरेशन इनफॉल इन दी फॉलोइंग स्टेप, कैसे कौन कौन से स्टेप होते हैं। सबसे पहला है ब्रीदिंग आर दी पल्मोनरी ventilation which the atmospheric air is drawn in and CO2 rich cellular air is released out। सबसे पहले बात क्या था, यही होता है। फिर क्या होता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 अक्रॉस द एल्वेओलर मेम्ब्रेन। O2 एंड CO2 का क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। O2 जो होता है एल्वेओलाई से ब्लड में आता है और CO2 ब्लड से एल्वेओलाई में जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड, सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा क्या होता है, ये जो गैसेस हैं इनका क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है। कहाँ पे, कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है, टिश्यू के पास। डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। अब यहाँ टिश्यू के पास पहुंच गया है, यहाँ पे क्या होता है, फिर से डिफ्यूजन होता है। जो ब्लड में ऑक्सीजन और टिश्यू को दे दिया जाता है और जो टिश्यू में क्या है CO2 बने हैं उसको ब्लड को दे दिया जाता है। ये क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। नेक्स्ट आता है स्टेप अल्टीमेट यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल एंड कैटाबोलिक रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट इंक्रीज ऑफ दी CO2। क्या काम करता है कि ये जो ऑक्सीजन पहुंचा सेल के अंदर, सेल यूज करता है कैटाबोलिक रिएक्शन में, एनर्जी प्रोडक्शन में, और CO2 वहां पे एक्युमुलेट होता है, CO2 को फिर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये सारे क्या कहलाते हैं, स्टेप कहलाते हैं ब्रीदिंग या रिस्पायरेशन के। अगर हम बात करें सबसे पहले इन एटमॉस्फेरिक एयर, अगर हम प्रेशर की बात करें, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो होता है 159 mmHg और जो PCO2 होता है 1.03 mmHg होता है इन एटमॉस्फेरिक एयर। हम ब्लड की बात करें तो ब्लड में क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो होता है उसमें PO2 का लेवल होता है 40 mmHg और PCO2 का लेवल होता है 45 mmHg। टिश्यू लेवल पे अगर हम बात करें, टिश्यू लेवल पे जो PO2 होता है वो 40 mmHg होता है और PCO2 जो होता है वो 45 mmHg होता है। साइट 1 क्या होता है, लाइव होता है प्राइमरी साइट। सेकंड होता है ऑक्सीनेटेड ब्लड। ऑक्सीनेटेड ब्लड में अगर हम बात करें इसमें होता है PO2 95 mmHg और PCO2 होता है 40 mmHg। अगर हम बात करें साइड 2 पे यानी कि टिश्यू लेवल पे क्या क्या होता है कि यहाँ पे टिश्यू लेवल पे PO2 होता है 40 mmHg और PCO2 होता है 45 mmHg। अब गैसेस कैसे मूव करती हैं इसको अगर समझें, गैसेस कैसे मूव करती हैं इसको समझें। जो हमारा रिस्पायरेटरी गैस है ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेरिक एयर पे वैल्यू में प्रेशर कितना है 159 mmHg और एल्वेओलाई में ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है 104 mm। तो ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ मूव करेगी, एटमॉस्फेरिक एयर से मूव करती है एल्वेओलाई के अंदर। अब यहाँ पे पहुंच गई ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसके अंदर क्या होता है 40 mmHg ऑक्सीजन का प्रेशर होता है। यहाँ से ऑक्सीजन मूव करेगी, यहाँ पहुंच गई। जैसे यहाँ पे पहुंचती है तो ऐसे ही यहाँ पे इसका लेवल बढ़ जाता है, कितना हो जाता है 95 mmHg। 95 mmHg ऑक्सीजन का PO2, ये क्या है PO2। अब टिश्यू लेवल पे जाते हैं। टिश्यू लेवल पे क्या होता है, जो PO2 होता है वो कितना होता है 40 होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन मूव करती है ऑक्सीनेटेड ब्लड से टिश्यू में मूव करती है, ऑक्सीनेटेड ब्लड से टिश्यू में मूव करती है। अब हम रिवर्स चलते हैं, अब यहाँ पे टिश्यू में मूव की। अब टिश्यू में क्या हो जाता है, इसका यूटिलाइजेशन होता है। जैसे यूटिलाइजेशन होता है टिश्यू में, जो PCO2 होता है PCO2 इसका अमाउंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसका प्रेशर हो जाता है 45 mmHg। अब यहाँ पे जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड थी ये कैसी हो गई, डीऑक्सीनेटेड हो गई। यहाँ 45 है, यहाँ पे 40 है, तो हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करेगी। नेक्स्ट बात करें, अब यहाँ से फिर बात की, जो 40 mmHg है
ये फिर से कितनी हो जाती है 45 mmHg हो जाती है, क्योंकि ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। एल्लोई में अगर हम बात करें, एल्लोई के अंदर जो PCO2 होता है वो 40 होता है। फिर से यहाँ पे CO2 कहाँ से कहाँ मूव करती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड से मूव करती है एल्लोई के अंदर। अब फिर हम बात करें, एल्लोई के अंदर जो प्रेशर होता है 40 होता है, लेकिन एटमॉस्फेरिक एयर में कितना होता है 0.3 होता है। तो ये यहाँ से एल्लोई से एटमॉस्फेरिक एयर में मूव कर जाती है। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, गैसेस एक्सचेंज, कि कैसे गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है किस साइड पे। एबव द टेबल इंडिकेट द concentration gradient for the oxygen from the alloy to the blood and blood to the tissue। कहाँ पे हो रहा है, एटमॉस्फेयर से एल्लोई में, एल्लोई से ब्लड में, ब्लड से टिश्यू में कैसे हो रहा है। सिमिलरली ए ग्रेडियंट इज प्रेशर फॉर CO2 इज अपोजिट डायरेक्शन एंड दैट इज फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्लोई। सेकंड भी क्या होता है, टिश्यू से ब्लड, ब्लड से एल्लोई, एल्लोई से एटमॉस्फेयर। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, अगर डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की बात करें, ये जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होता है इसके अंदर 3 लेयर पाई जाती है। सबसे पहले लेयर जो होती है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। सबसे बाहर की तरफ यहाँ पे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम लगे होते हैं, जो ब्लड कैपिलरी होते हैं, ब्लड कैपिलरी भी क्या उसके बने होते हैं, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के। उसके बीच में कुछ सब्सटेंस पाए जाते हैं जिसको नाम दिया जाता है बेसमेंट सब्सटेंस। इनके थिकनेस की बात करें तो ये कितना होता है, लेस देन 1 mm, 1 मिलीमीटर से भी इसका थिकनेस क्या होता है, कम होता है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन का थिकनेस। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर। कौन कौन से, थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्लोई, एल्लोई का थिन स्क्वामस एपिथेलियम, एंडोथेलियम ऑफ एल्लर कैपिलरी एंड बेसमेंट सब्सटेंस इन बिटवीन देम। क्या होता है, सबसे पहले एल्लोई का सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होता है, और क्या होता है, कैपिलरी का एंडोथेलियम होता है, और उनके बीच में बेसमेंट है सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मच लेस देन 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर से भी क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, ऑल द फैक्टर आर इन आवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ CO2 फ्रॉम द एल्लोई एंड टिश्यू, that is CO2 from the tissue to the alloy. The gaseous exchange take place in at the alloy on the respiratory surface because of rich supply of capillary at the alloy, a large surface area of the alloy and very thin respiratory membrane। अब पहले मैंने बात किया जब alloy का स्ट्रक्चर पढ़ा है तो वहां पे देखा था जो हमारी एल्लोई होती है, एल्लोई के चारों तरफ क्या होता है, बहुत सारे कैपिलरी का नेटवर्क प्रेजेंट होता है। बहुत सारे कैपिलरी क्या होती हैं, इसके चारों तरफ लगी होती है। ये कैपिलरी क्या काम करती हैं कि जैसे ही यहाँ पे एल्लोई में ऑक्सीजन आया या फिर CO2 आया, इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं या फिर रिलीज आउट कर देती हैं। और क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम लगा होता है, उसकी वजह से भी क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे होता है, यहाँ पे 2 गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कहाँ से कहाँ होता है, टिश्यू से लंग्स की तरफ होता है। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की बात करें, कहाँ से कहाँ होता है, लंग्स से टिश्यू की तरफ होता है। अगर अमाउंट की बात करें कितना कितना काउंट करता है, 3% जो ट्रांसपोर्ट होता है वो प्लाज्मा के द्वारा होता है, और लगभग 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है RBC कहते हैं, यानी कि ब्लड हमारा करता है। लेकिन अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड में 7% प्लाज्मा के द्वारा होता है, 20 से 30% RBC के द्वारा होता है, और 70% होता है थ्रू दी प्लाज्मा इन दी एज ए कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, क्योंकि इसका जो डिजॉल्व होने की कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती कंपेयर टू ऑक्सीजन के। तो यहाँ पे डाटा याद कर सकते हैं कि 3% है RBC, ऑक्सीजन किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, प्लाज्मा के द्वारा होता है, और 97% RBC के द्वारा है। लेकिन अगर हम कार्बन CO2 की बात करें, CO2 में 7% प्लाज्मा के द्वारा, 20 से 25% है RBC के द्वारा, और जो 70% होते हैं वो एज ए बाइकार्बोनेट के फॉर्म में प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट होते हैं। बाय द प्लाज्मा 3% ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द प्लाज्मा एंड मूव टुवर्ड द टिश्यू। किसकी तरफ मूव करते हैं, टिश्यू की तरफ मूव करते हैं। कैसे डिजॉल्व होते हैं, अगर हार्मोन की बात करें, हीमोग्लोबिन की, 97% ऑफ जो ऑक्सीजन होते हैं वो हीमोग्लोबिन से बाइंड होते हैं। एक हीमोग्लोबिन जो हीमोग्लोबिन होता है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करने का काम करता है, यानी कि हीमोग्लोबिन बाइंड होता है 4 ऑक्सीजन से बनाता है Hb4O8,
और क्या काम करता है, ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी मैक्सिमम 4 है मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, मैक्सिमम 4 है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करने का काम कर सकता है। हीमोग्लोबिन यूज कलर्ड आयरन कंटेनिंग रिस्पिरेटरी पिगमेंट इन दी आरबीसी। इसके अंदर क्या होता है, आयरन या Fe+2 प्रेजेंट होता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। हंड्रेड ml of blood contain 100 ml of blood contain 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। जो 100 ml ब्लड होती है वो क्या काम करती है, वो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कैरी करती है। इसीलिए अगर हम बात करें तो कितना ऑक्सीजन को ले जाएगी, 100 ml ऑफ ब्लड कैरीज 1.34 इंटू 15 यानी कि 20 ml ऑक्सीजन को एक बार में ले जाने का काम करती है। इन द कंडक्टिंग साइकिल द ब्लड गिव द 20% ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू, सो every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of O2 to tissue and normal physiological condition। क्या होता है कि जो 100 ml ऑफ ब्लड होता है ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में 25% ही क्या होता है ऑक्सीजन टिश्यू को डिलीवर करता है, क्योंकि इसकी जो डिफ्यूजन कैपेसिटी होती है वो कम होती है कंपेयर टू CO2। और अगर हम बात करें 25% दे रहा है यानी कि 4 ml ही ऑक्सीजन डिलीवर करता है। कितना, 4 ml। 20 ml तो क्या कर रहा है, ले जा रहा है, लेकिन 4 ml ही क्या करता है, डिलीवर करता है। Every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 15% of O2 or 75% of tissue during the exercise। क्या काम करता है, 75%। अगर हम हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 75% यानी कि लगभग 15 ml ऑक्सीजन को डिलीवर करने का काम करता है। ये हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, हीमोग्लोबिन बाइंड होता है ऑक्सीजन से बनाता है हीमोग्लोबिन जो कि अनस्टेबल होता है। अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन CO2 से बाइंड होता है तो बनाता है कार्ब हीमोग्लोबिन, ये भी अनस्टेबल होता है। लेकिन अगर हीमोग्लोबिन CO से बाइंड हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड तो बनाता है कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन जो CO होता है, इसीलिए इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। CO हमारे हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाता है और ये ऑक्सीजन की डिलीवरी को क्या कर देता है, रोक देता है, क्योंकि ये स्टेबल बनाता है कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन। ये कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन स्टेबल हो जाएगा तो ऑक्सीजन जो हमारा कैरी करने के लिए हीमोग्लोबिन है वो नहीं बचेंगे, तो ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा और क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। इसीलिए इसको क्या नाम दिया है, CO को एक साइलेंट किलर। अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन अगर ओजोन से बाइंड होता है तो इसका क्या हो जाता है, ये मिथेनोग्लोबिन बनाता है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या बना लेता है, मिथेनोग्लोबिन। एफिनिटी टुवर्ड द हीमोग्लोबिन अगर हम बात करें CO का बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू ऑक्सीजन की। अगर अमाउंट पूछे तो 200 से 300 टाइम्स ज्यादा होता है। CO इज मोर टॉक्सिक देन द CO2 बिकॉज इट है रिड्यूस द O2 कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हाइड्रोजन हीमोग्लोबिन। क्यों ज्यादा ये टॉक्सिक होता है, क्योंकि ये स्टेबल प्रोडक्ट बना लेता है कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन। जो कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन होता है ये फिर से बाइंड नहीं हो पाता किससे, ऑक्सीजन से, तो हीमोग्लोबिन परमानेंटली क्या हो जाता है, वहां पे डिस्ट्रॉय हो जाता है या फिर वो कैप्चर हो जाता है। जब कैप्चर हो जाएगा तो फिर से क्या होगा कि अवेलेबल नहीं रहेगा ऑक्सीजन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन प्राइमरीली रिलेटेड विद द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। जो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन होता है हीमोग्लोबिन से वो किस पे डिपेंड करता है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है, ना कि PCO2 पे डिपेंड करता है। अदर फैक्टर विच इंटरफियर विद दिस बाइंडिंग इज PCO2 हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन या फिर H+ आयन कंसंट्रेशन और टेम्परेचर भी इस पे डिपेंड करता है। ये भी डिपेंड करता है कि कितना ऑक्सीजन बाइंड होगा, कितना CO2 बाइंड होगा, ये कैसे डिपेंड करता है, इसको अभी हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन डिसोसिएशन का कर्व का मतलब होता है कि कौन सा जो ऑक्सीजन है PO2 कितना बाइंड हो सकता है, इसका कैपेसिटी कितनी होती है, PCO2 कितना बाइंड होता है कि उसकी कैपेसिटी कितनी होती है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की बात करें, इसमें अगर हम बात करें कि PO2 की कितना प्रेशर होता है, PO2 कितना प्रेशर होता है, तो PO2 के प्रेशर की अगर हम बात करें, PO2 का प्रेशर होता है 20 से 25 से हो सकता है, P30, P40 एंड P95 हो सकता है। मैक्सिमम कितना हो सकता है, P95 हो सकता है।
अगर हम बात करें परसेंटेज सेचुरेशन कितना होता है, अगर P25 है तो उस पर होगा 25%, P30 है तो उस पर कितना होगा 50%, P40 75%, अगर P95 है तो कितना होगा 100% सेचुरेशन होगा। ये क्या बताता है, ये क्या है हमारा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का मतलब होता है कि जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो कितना पार्शियल प्रेशर पे कितना बाइंड होगा। अगर हम बात करें ऑक्सीजन जो होता है प्राइमरी किस पे डिपेंड करता है, PO2 पे डिपेंड करता है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन प्राइमरी डिपेंड अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जैसे क्या होता है यहाँ पे ये क्या है ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या है इधर इस साइड में क्या है PO2 है, इधर क्या है ऑक्सीजन, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन का परसेंटेज सेचुरेशन है। जैसे PO2 बढ़ रहा है यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो सेचुरेशन है वो भी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ज्यादा हीमोग्लोबिन से क्या हो रहे हैं ऑक्सीजन बाइंड हो रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है अगर मान ले रहे हैं हम PO2 का अमाउंट कम कर रहे हैं, जैसे PO2 का अमाउंट कम करेंगे तैसे ही जो हमारा ग्राफ होगा वो किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। अगर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे PO2 को घटा रहे हैं, PO2 को जैसे घटाएंगे तो हमारा ग्राफ क्या होगा राइट की तरफ शिफ्ट होगा। अगर हम क्या करेंगे यहाँ पे PO2 को बढ़ाएंगे तो क्या होगा हमारा जो ग्राफ होगा वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। इसको नाम देता है लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट कब होता है, जब या तो हो सकता है कि यहाँ पे डिक्रीज इन टेम्परेचर हो, जब टेम्परेचर क्या हो जाता है कम हो जाता है तभी ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग कैपेसिटी वो बढ़ जाती है। अगर वहाँ पे जो एल्कलाइन मीडियम यानी कि H+ है उसका अमाउंट कम है तो भी क्या हो रहा है ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या हो गई ज्यादा हो गई। लेकिन अगर क्या होता है टेम्परेचर बढ़ रहा है या फिर हम बात करें कि जो H+ है CO2 H+ का अमाउंट है वो बढ़ रहा है तो भी क्या हो जाता है जो हमारा ग्राफ होता है वो राइट की तरफ क्या हो जाता है शिफ्ट हो जाता है। ये कहलाता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। दिस सिग्मॉइड कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद द ऑक्सीजन प्लॉटेड अगेंस्ट द PO2। किसके अगेंस्ट प्लॉट होता है PO2 के। This sigmoid shape of the because of the binding of the oxygen to hemoglobin as the first O2 molecule bind to increase the affinity for the second molecule O2 can bind attract more O2। क्या होता है जैसे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है इस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है इससे एक ऑक्सीजन बाइंड हुआ, इसकी एफिनिटी क्या हो जाती है ऑक्सीजन के अगेंस्ट और बढ़ जाती है तो क्या करता है इससे और तेजी से ऑक्सीजन बाइंड होने लगते हैं। द कर्व इज हाईली यूजफुल इन स्टडीइंग द इफेक्ट ऑफ द फैक्टर लाइक PO2H+ concentration on the binding of oxygen with the hemoglobin on the alloy where there is high PO2, low CO2 and low H+ concentration and lower the temperature. The factor are all the favorable for the formation of oxygen हीमोग्लोबिन। क्या होता है एल्लाई लेवल पे सारे फैक्टर होते हैं, वहां पे क्या होता है कि H+ का कंसंट्रेशन भी कम होता है, टेम्परेचर कम होता है और PO2 ज्यादा होता है तो वहां पे ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है ज्यादा हो जाती है। लेकिन अगर हम अपोजिट बात करें हमें टिश्यू लेवल पे जाएं, टिश्यू लेवल पे क्या होता है वहां पे CO2 का अमाउंट ज्यादा है यानी कि PCO2 वहां पे ज्यादा है, PO2 कम है, वहां पे H+ ज्यादा है, वहां पे क्या हो रहा है कैटाबोलिक रिएक्शन चल रहा है तो वहां पे H+ क्या हो जाते हैं जो एक्युमुलेट होते रहते हैं तो वहां पे एसिडिक मीडियम ज्यादा है तो वहां पे जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, ऑक्सीजन डिसोसिएट होने लगता है। फिर हम बात करें हमें चाहिए भी क्या हो टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन ज्यादा क्या हो जाए डिसोसिएट हो जाए। फिर वहां पे क्या हो जाता है CO2 ज्यादा है तो CO2 की बाइंडिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है वहां पे बढ़ जाती है तो CO2 क्या होने लगता है बाइंड होने लगता है। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में CO2 का ट्रांसपोर्ट। अगर हम बात करें CO2 कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें सबसे पहले ट्रांसपोर्ट होते हैं कुछ प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, फिर आते हैं कुछ है जो कि हीमोग्लोबिन से बाइंड होते हैं बनाते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कुछ ऐसे भी होते हैं जो काम करते हैं ये यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एक एंजाइम होता है CO2 बाइंड होता है पहले वाटर से बनाता है H2CO3, H2CO3 ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ पे क्लोराइड ट्रांसपोर्ट होता है RBC के अंदर और यहाँ पे
जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन है, हीमोग्लोबिन ये बनाता है HBO2। एक जो यहाँ पे बना हुआ है क्लोराइड, एक क्लोराइड जाता है इधर, यहाँ पे बनाता है H2CO3, H2CO3 फिर से टूट जाता है H2 और CO2 के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, लंग्स में ये CO2 का ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में अगर हम बात करें 7% कैसे होता है, डिजॉल्व स्टेट इन द प्लाज्मा, 20 to 25% कार्बन हीमोग्लोबिन के फॉर्म में एंड 70% है ये बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। टिश्यू से लंग्स पे होता है एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर अप्रॉक्सीमेटली 4 ml ऑफ CO2 एट दी एलॉय। क्या काम करता है, 4 ml ऑफ CO2 एलॉय को डिलीवर करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये क्या काम करता है, जो हमारा H2CO3 होता है CA ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है। ये कहाँ पाया जाता है, आरबीसी के अंदर इसका हाई कंसंट्रेशन पाया जाता है, लेकिन प्लाज्मा के अंदर भी पाया जाता है माइन्यूट की क्वालिटी में, छोटे कम अमाउंट में ये प्लाज्मा के अंदर भी हमारे एनसीईआरटी का पॉइंट है। द एंजाइम फैसिलिटेट द फॉलोइंग द रिएक्शन इन दी बोथ डायरेक्शन है। H2 ये बनाता है H2CO3, ये कहाँ पे बनता है, ये टिश्यू लेवल पे बनता है, टिश्यू लेवल पे, और ये इसका रिवर्स भी होता है कहाँ पे, एलुलाई लेवल पे। एलुलाई लेवल पे हमारा गैसेस का क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, हमारा चैप्टर खत्म। इसके बाद कुछ बचते हैं डिजीज के बाद, जैसे एम्फाइसमा की बात करें। एम्फाइसमा क्या होता है, जब हमारे लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है उसको एम्फाइसमा कहते हैं। हम बात कर लें कि क्लोरियासिस के फॉर्म में, सिलिकोसिस के फॉर्म में जब सिलिका हमारे लंग्स के अंदर डिपॉजिट हो जाती है उसको कुछ सिलिकोसिस कहते हैं। एक ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर होता है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर मान लें कोई भी मजदूर होते हैं वो जो ग्राइंडिंग फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ पत्थर की ग्राइंडिंग हो रही है, तो सिलिका का जो पार्टिकल होता है वो उनके लंग्स के अंदर चला जाता है, उसको नाम देता है सिलिकोसिस। एक ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर है। हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं 7 बजे लाइव में। 7 बजे हमारा जो एक चैप्टर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, इसका क्वेश्चन PIQ जो होता है पिछले 20 सालों का, उसको भी हमें 7 बजे लाइव क्लासेस में डिस्कस करते हैं। तो वहाँ पे आप आकर ज्वाइन करें। वहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट होगा और ज़्यादा क्या हो जाएगा, एम्पलीफाई हो जाएगा, जिससे आपका पूरा चैप्टर यहाँ पे डिस्कस हो जाता है और वहाँ PYQ डिस्कस हो जाता है। तो आपका दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ तक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा एक चैप्टर। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।